अब कौन कौन सी वो सारी ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। और जो जो से भी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है उसके में कैसे परस्यू करना है आपको, और उसके बाद करियर ऑप्शंस आपका कैसे ओपन होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट हियर टू टेल यू अबाउट द जॉब, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट द करियर, क्योंकि जॉब और करियर के अंदर डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे है जो मेरे को बता सकता है कि जॉब और करियर में डिफरेंस क्या होता है। एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर? क्या होता है जॉब, क्या होता है करियर? हाँ जी। सर जॉब एक आपके पास साधन होता है कि हम एक जॉब कर सकते हैं, आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं, पर जो करियर होता है सर वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही हम तय कर सकते हैं। जैसे सर करियर में भी सर दो चीज़ें होती हैं, करियर और कैरियर। सर कैरियर को सर जैसे हम डिटेल के चल रहे हैं तो सर हम कैरियर कहते हैं, और सर करियर अगर हमने जो अपना ड्रीम देखा है अगर हम वो सेट करते हैं तो सर करियर कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। कोई और आंसर करना चाहेगा जॉब और करियर? चलो मैं बताता हूं बड़े सिंपल से वर्ड में। देखो जॉब एक ऐसी चीज होती है, जॉब एक ऐसा ड्यूटी है जिसमें आपको पता है कि मेरे को 5 हफ्ते में 5 या 6 दिन के लिए इतने से इतने काम करना है। सपोज फॉर एग्जांपल 9 बजे से लेके 5 बजे तक मेरे को काम करना है, 8 घंटे के लिए मेरे को काम करना है, हफ्ते में 5 दिन काम करना है, और उसके अगेंस्ट मेरे को इतना सैलरी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द जॉब। नो व्हाट इज करियर? करियर एक ऐसी चीज है जिसमें ना तुम टाइम देखते हो ना तुम उसमें पैसा देखते हो, दैट इज कॉल्ड द करियर। और हमेशा हमें जो है वो करियर के बारे में सोचना चाहिए, जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब करियर क्या चीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें ना आप टाइम देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली जॉब में आप क्या कर रहे हो कि 9 से 5 का ड्यूटी है, ना 9 बजे से पहले कभी फोन उठा पे अवेलेबल हो, ना 5 बजे के बाद अवेलेबल हो। सैटरडे संडे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑफ है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि मेरे को ये 8 घंटे के लिए काम करना है और उसके अगेंस्ट मेरे को इतना सा पैसा मिलेगा, उसके बियॉन्ड मैं भाई अवेलेबल नहीं हूं। और इसमें बहुत बड़ी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड द जॉब सेटिस्फेक्शन, जो कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है आपका बिटवीन द जॉब एंड द करियर। करियर एक ऐसी चीज है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अब करियर को रिलेट, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको अपने पैसे की टर्म्स में ही आप करो। करियर में आप कुछ भी ऐसी चीज खुद सोच के देखो कि जिसमें फॉर एग्जांपल आप बहुत लड़के बैठे हैं यहाँ पे, मे भी बहुत फॉन्ड ऑफ होंगे क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्रिकेट में अगर कोई भाई बंदा अगर आपको रात को भी कॉल कर दे कि आ जाए यार क्रिकेट खेलते हैं, आप रेडी हो उसको करने में। आप देख नहीं रहे हो कितना टाइम हुआ है, क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है, नहीं है। करियर भी एक ऐसी चीज है, जॉब या जो काम आप कर रहे हो वो भी एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोग ये चीज नहीं देख रहे हो, राइट। नाउ अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अभी बीटेक आप अपना कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शंस होता क्या क्या अवेलेबल, या नॉर्मली आप लोगों ने ये जो डोमेन चूज किया ये क्यों चूज किया, और इसके बाद आप लोग क्या देख रहे हो कि मेरे को बीटेक के बाद करना क्या क्या है। जॉब के ऑप्शन होता है, पहला ऑप्शन जॉब का ऑप्शन होगा आप लोगों के पास। दूसरा ऑप्शन क्या होता है आप लोगों के पास, यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज, राइट। दो तरह के ऑप्शन होगा आप लोगों के पास। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द जॉब, जॉब की अगर हम बात करें तो जॉब में किस तरह की जॉब आ सकती है आपके पास। बीटेक आप कंप्लीट करेंगे एरोस्पेस में, एरोनॉटिकल में, तो आपके पास करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। ओके, सो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ जॉब इमीडिएट आफ्टर द बीटेक। क्या आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होता है बीटेक कंप्लीट होने के बाद एरोनॉटिकल और एरोस्पेस में? कोई ऑप्शन है जॉब का डायरेक्टली, यस और नो? कौन सी है? प्राइवेट जॉब? प्राइवेट है या नहीं है? होती है कोई ऑप्शन नहीं प्राइवेट में, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद गवर्नमेंट में बात करें जहां पे डायरेक्टली एरोनॉटिकल या एरोस्पेस एलिजिबल है कोई जॉब गवर्नमेंट में? बताओ, जिसने यस बोला बताओ कहां पे? आईएसआरओ के अंदर, यस वेरी गुड। और डीआरडीओ के अंदर, मतलब जितनी रिसर्च लैब्स हैं, राइट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च लैब्स है, वहां पे आप लोग एलिजिबल होते हैं, यस। उसके बाद पब्लिक सेक्टर, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर में आप एलिजिबल है या नहीं है? कौन से? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नहीं, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं। और बताओ, आईओसीएल में, एरोनॉटिकल एरोस्पेस, आई डाउट कि वहां पे एलिजिबल होते हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सुना आपने, एचएएल, राइट, वो विदाउट गेट लेते हैं ऑल दो। तो ये रहा इन टर्म्स अगर हम बात करें कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, तीन ऑप्शंस आप लोगों के पास नॉर्मली जॉब का होता है आफ्टर यू कंप्लीट योर बीटेक इन एरोनॉटिकल और एरोस्पेस। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में।
पहला पार्ट आपके पास आ गया टेक्निकल डोमेन में, दूसरा आ गया आपके पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आप लोग एमबीए कर सकते हैं, एमबीए का ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन के बाद, यस और नो। उसके बाद पीजीडीएम का ऑप्शन होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जा सकते हैं आप उस डोमेन में, यस आप लोग जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं टेक्निकल डोमेन में, टेक्निकल डोमेन में आपके पास क्या ऑप्शन है हायर स्टडीज के लिए? एमटेक ऑप्शन यस, और हाँ जी एमएस का ऑप्शन होता है यस, वेरी गुड, और हाँ यस डायरेक्ट पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट पीएचडी, नॉट द पीएचडी आफ्टर द मास्टर्स प्रोग्रामिंग। तो टेक्निकल डोमेन में आपके पास एमटेक का ऑप्शन आ गया, एमएस का ऑप्शन आ गया। एमएस इज आल्सो कॉल्ड इन सम ऑफ द आईआईटीज एमटेक रिसर्च, एमटेक आरए, राइट। एंड देन द लास्ट वन इज योर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम आफ्टर यू कंप्लीट योर बीटेक। तो ये आप लोगों के पास आ गया हायर स्टडीज में, टेक्निकल डोमेन में आपके पास अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा तीसरी कोई और कैटेगरी बनती है, जॉब हो गया, हायर स्टडीज हो गया, तीसरा ऑप्शन कोई बनता है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, हो सकता है नहीं हो सकता है? यस यू कैन गो फॉर दैट। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जितना भी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है आप लोगों के पास, अगर मैं बोलूं आप लोगों को आईआईटीज में एमटेक के लिए जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा, कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। गेट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर में जाना है, जैसे आपने आईएसआरओ की बात किया, या बीएआरसी की बात किया, डीआरडीओ की बात किया, एचएएल की बात किया, अगेन वहां पे भी अगर आपको जाना है तो कंपीट करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, यस और नो? यस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे को एमबीए करना है, मैनेजमेंट डोमेन में जाना है और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है, हमने हायर स्टडीज की बात करी आईआईटीज का, विच आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। हमने बात किया जॉब्स के लिए पब्लिक सेक्टर, जो कि सबसे प्रेफर्ड जॉब है आज के टाइम पे, अदर देन द पब्लिक एंड द प्राइवेट, अदर देन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट। तो पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट की प्रायोरिटी पे है। रीजन उसके पीछे क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ उसके बाद अगर सपोज मेरे को एमबीए के लिए भी जाना है, मैनेजमेंट डोमेन, विच आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, कौन से हैं? आईएम्स है, यस। तो अगर मेरे को आईएम से एमबीए करना है तो कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा, यस कैट का एग्जाम है, और भी एग्जाम्स होते हैं, मेरे को देने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी चीज ऐसी करनी है जहां पे मेरे को बेस्ट चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन का, तो मेरे को भाई कंपीट करना पड़ेगा, मेरे को कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ेगा। मेरे को यूएसए से सपोज फॉर एग्जांपल एमएस के लिए जाना है, कोई एग्जाम देना पड़ेगा, यस देना पड़ेगा। मेरे को यूरोप की तरफ जाना है, मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है या पीएचडी के लिए जाना है, एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब कंपीट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जो तुम्हें बिना कंपटीशन के मिल जाए, क्योंकि हर कोई अच्छी चीज लेना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे को बेस्ट चीज मिले। आप भी चाहोगे कि मेरे को बेस्ट चीज मिले। अब वो बेस्ट चीज आपको तभी मिलेगा अगर आप कंपीट करोगे और कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करोगे, मतलब वो जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट ऑल दोज थिंग्स, तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं मिलेगा। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूं कि जितना भी हमने ये ऑप्शन डिस्कस किया, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट जॉब, मास्टर्स में, इंडिया, अब्रॉड, मैनेजमेंट डोमेन, टेक्निकल डोमेन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी की सारी जितना की करियर ऑप्शंस हैं, ये सारा का सारा एक एग्जाम के थ्रू हो जाएगा, ये सारा का सारा एक एग्जाम के थ्रू हो जाएगा, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम, कि जितना भी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं वो सारा का सारा एक ही एग्जाम के थ्रू हो जाएगा। और इसका जो नाम है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ऑल तो इस गेट का मतलब एक दरवाजा है। जितना भी ऑप्शंस मैंने आपको बताया, या बेस्ट करियर ऑप्शंस अगर मेरे को उठाना है, मैं बहुत एग्जांपल दूंगा आज आपको, बहुत एग्जांपल कि ये स्टूडेंट ने ऐसा ऐसा किया और आज ये इस स्टेज पे है। तो रास्ता वहां पहुंचने का यही है गेट, ये एग्जाम ही वहां हर चीज पे पहुंचने का ये रास्ता है। ये एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। आज से 7-8 साल पहले चला था कि इस एग्जाम को एग्जिट एग्जाम बना देते हैं, कि जैसे बीटेक अगर आप कंप्लीट करोगे तो अगर आप गेट क्वालिफाई करोगे तभी आपको डिग्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग का डाउनफॉल आया और ये बात ठंडे बस्ते चली गई। तो गेट एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, गेट एक कंसेप्चुअल एग्जाम है जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। और वो क्या बेनिफिट है वो सारे के सारे हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे। ब्रीफली मैंने बता दिया कि जितना भी करियर ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है वो सारा का सारा एक ही एग्जाम के थ्रू ओपन होगा, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। अब गेट एग्जाम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो गेट एग्जाम व्हेन इट स्टार्टेड, गेट एग्जाम कब स्टार्ट हुआ था, है किसी को आइडिया व्हेन इट स्टार्टेड? हाँ जी, नहीं यार, इट स्टार्टेड इन 1983 में स्टार्ट हुआ था गेट एग्जामिनेशन।
और किस पर्पस से स्टार्ट हुआ था, पर्पस क्या था। आप लोगों में से किसी ने रॉकेट बॉय सीरीज देखी है? यार एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग सारे एरोनॉटिकल एरोस्पेस से हैं तो रॉकेट बॉय सीरीज देखी होगी। किसने देखी है रॉकेट बॉय सीरीज? और किसने देखी है? सारे देखना, सभी के सभी देखना रॉकेट बॉय सीरीज। अभी लेटेस्ट कौन सी पंजाबी मूवी हिट गई थी? पंजाबी मूवी कौन सी हिट गई अभी लेटेस्ट जो आप लोगों ने देखी हो? कौन कौन देख के आया था जट एंड जूलियट 3? कौन कौन देख के आया? ईमानदारी से बताओ, नहीं देखी? ऐसा तो नहीं हो सकता। और कौन सी देखी? कोई भी नहीं देखी? चलो और भी अच्छी बात है। रॉकेट बॉयर्स एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो इंडिया का ट्रांजिशन था टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी उसमें थोड़ा सा दिखाया गया है। नॉट अबाउट दी कि आईएसआर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, बीआरसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, वो स्ट्रगल उसके अंदर दिखाया गया है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। उसको देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि हमें ये नीड कहाँ से क्रिएट हुआ गेट एग्जामिनेशन का। मैं उसी के साथ लिंकिंग कर रहा हूँ। देखो 1947 में पार्टीशन हुआ एक इंडिया एक बहुत बड़ा एज ए कंट्री था और एक एज ए बिजनेस का एक अदर कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि जिससे ये इंटरनेशनल बिजनेसेस कर सकते थे और आज भी हो रहे इंटरनेशनल बिजनेसेस। अब ट्रबल कहां पे आ रहा था कि जब इंटरनेशनल बिजनेसेस की बात आ रही थी तो कोई भी सामान बेचने को रेडी है लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को या टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए कोई रेडी नहीं था। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे ड्यूरिंग द 60, 65, 70 जब क्वालिटी लाइफ की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। क्वालिटी लाइफ लगा लीजिए या आप रिसोर्सिस की नीड को लगा लीजिए या टूवर्ड्स दी आप डेवलपमेंट वाली उस स्टेज में आप लगा लीजिए। तो ये वहाँ से स्टेज स्टार्ट हुआ था 60, 65, 70s के आसपास। लेकिन नोबडी वाज रेडी टू प्रोवाइड अस दैट टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे चैलेंज स्टार्ट हुआ कि हमें भाई अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो आप लोग ये जान सकते हैं कि उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो टेक्नोक्रेट्स का होता है, इंजीनियर्स का होता है। बिना टेक्नोक्रेट्स के, बिना इंजीनियर के कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। आज जितने भी डेवलप कंट्रीज है सोच के देखो कि उसमें सबसे कौन सी ऐसी चीज है जिसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसकी डेवलपमेंट के लिए। क्या डॉक्टर्स का है? क्या लॉयर्स का है? क्या ब्यूरोक्रेट्स का है? टेक्नोक्रेट्स का है, इंजीनियर्स का है सबसे बड़ा रोल। अब बैचलर लेवल पे जब आप करते हो, नो डाउट यू आर हैविंग द स्पेशलाइजेशन एट द बैचलर लेवल। आपके पास स्पेशलाइजेशन है एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, ये स्पेशलाइज्ड डोमेन्स हैं एट द बैचलर लेवल। लेकिन ये स्पेशलाइजेशन कितने को कॉलेजेस में अवेलेबल है? अगर मैं थ्रू इंडिया की बात करूं तो बहुत कम लेवल पे है। अब उस टाइम पे ट्रबल क्या था कि अगर चैलेंजेस ये थे कि हमें भी चीज़ों को यहीं पे बनाना है, हमें अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लीजिए, कोई भी चीज़ की बात करें हमें यहीं पे डेवलप करने हैं, यहीं पे बनाने हैं। अब उसके लिए मेरे को चाहिए स्पेशलाइज्ड पर्सन्स। Now you tell me a student who has done BTech in mechanical or a student who has done masters in let us suppose aerospace, तो या एरोनॉटिकल या एनर्जी या फिर थर्मल या फिर आप डिजाइन की बात करें तो हु इज द स्पेशलाइज्ड पर्सन इन पर्टिकुलर डोमेन? मास्टर्स। जिसने मास्टर्स किया है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर डोमेन का। सो नीड वाज टू स्टार्ट दिस गेट एग्जामिनेशन कि हमें एक एग्जाम कंडक्ट करवाना है जिसके थ्रू हमें स्टूडेंट्स को एडमिशन देनी है फॉर द स्पेशलाइज्ड पर्सन, फॉर द स्पेशलाइज्ड डोमेन्स, सो दैट वो स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करे और वहाँ पे हमें यहाँ पे जो कंट्री के जो रिसोर्सेज की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं या नीड्स की बात कर रहे हैं उसको पूरा करे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, सड़कें, पानी, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट था एट द टाइम ऑफ 60s, 70s, 80s के आसपास। ये सबसे बड़ी नीड थी और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी था। तो ये नीड था इसको स्टार्ट करने का कि हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। आज के टाइम पे इंडिया कुछ डोमेन्स में अपना महारत हासिल कर चुका है। फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा 2018-19 के आसपास जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो गया था। वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया था, गाड़ियाँ 6-6 महीने, 8-8 महीने के वेटिंग पे आ रही थी। अब आप लोगों को पता है क्या रीज़न था उसके पीछे? न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आया था। सेमीकंडक्टर, सिंपल चिप, हमें माइक्रो प्रोसेसर। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा डोमेन है कि जो किसी टाइम पे एक कार या एक टू व्हीलर जो टोटली एक मैकेनिकल की डिवाइस होती थी, आज की स्टेज में वो एक टोटली मैकेनिकल डिवाइस नहीं रहा है। उसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस सभी का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। इंटरडिसिप्लिनरी होगी ये चीज़ें। अब आज एक टू व्हीलर, आपके एक मोटरसाइकिल के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है। अब वहाँ पे चैलेंजेस थे वर्ल्ड लेवल पे, और ये जो वेटिंग पीरियड ये नेशनल लेवल पे नहीं था, इंडिया लेवल पे नहीं था, ये वर्ल्ड लेवल पे था कि हमें भी चिप्स मैन्युफैक्चर करनी है
और इंडिया ने उस टाइम पे बहुत स्टेटमेंट्स भी दी थी कि वी वुड लाइक टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दिस चिप मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग बनना चाहेंगे। और उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है पिछले 4-5 साल से, और हम लोग उस स्टेज में आ गए हैं कि ठीक है, पहले तो अपनी कंट्री की नीड को पूरा करना, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना। किसी भी कंट्री की जो डेवलपमेंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक टर्म होती है जीडीपी। जीडीपी एक टर्म होती है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। और जीडीपी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ, कि जितना तुम बेचोगे उतना तुम कमाओगे। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अब आप थोड़ा सा पीछे की तरफ चले जाओ, आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाओ, हम लोग कुछ भी नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे थे। यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग अपनी नीड्स को ही पूरा करें। पहले हमें अपनी नीड्स को पूरा करना है, फिर हमें उसको एक्सपोर्ट करना है। दैट इज अ बेसिक सिंपल फिलॉसफी टू बी अ कंट्री, टू बी द डेवलप। अगर उसको डेवलप होना है, उसको चीज़ों को बेचना है। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग एक एग्जांपल है आप लोगों के पास, जिसमें इंडिया ने काफ़ी हद तक काम भी किया है और कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। सेम चीज़ गेट एग्जामिनेशन। अब चिप मैन्युफैक्चरिंग की अगर मेरे को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, तो मेरे को चाहिए स्पेशलाइज्ड पर्सन। अब बैचलर, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइजेशन मास्टर्स लेवल पे होती है। मास्टर्स लेवल पे आपको वीएलएसआई में स्पेशलाइजेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस में, इसमें मास्टर्स होती है। तो पर्पस बड़ा सिंपल सा था इस गेट एग्जाम को स्टार्ट करने का, कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पर्संस को बनाना है। हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए हर डोमेन के, नॉट ओनली फॉर एनी पर्टिकुलर डोमेन, हर डोमेन के स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस गेट एग्जाम स्टार्टेड। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर उससे पहले क्या मास्टर्स नहीं होती थी? डेफिनेटली होती थी, लेकिन पर्पस था एग्जाम का कि स्क्रीनिंग होके आए। अदरवाइज पहले तो सिफारिश से आ रहा है, उसने इसको रख दिया मास्टर्स का। आईसी बेंगलोर, आईआईटीज थे, सब कुछ थे, जो इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेजेस आज भी हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो उसमें अगर एडमिशन था, पहले प्रोसीजर्स अलग थे। अब बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि इफ एनीबडी वांट टू डू जेन्युइनली अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, देन यू हैव टू राइट दिस गेट एग्जामिनेशन और अपना पूरा स्क्रीनिंग करके जाओ और अपना ऑब्जेक्टिव बताओ कि सर भाई अगर मेरे को मास्टर्स करना है एरोस्पेस के अंदर, क्यों करना है भाई? अगर आप सपोज मास्टर्स करना चाहते हो एनर्जी में, आप मास्टर्स करना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, आप मास्टर्स करना चाहते हो फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट स्टडीज में, तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, क्यों करना चाहते हो, ये इंटरव्यू में आप लोगों से पूछता है वो। सो दैट इज अ पर्पस। पहले स्क्रीनिंग, एग्जाम में मार्क्स लेके आओ, फिर अगला पर्पस होगा आपका, अगला स्टेप होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे वो क्लियरली पूछ रहे हैं कि भाई क्यों करना है तुम्हें, क्योंकि हर चीज के पीछे रीजन होना चाहिए, तभी जस्टिफिकेशन होता है, अदरवाइज जस्टिफिकेशन नहीं होता है। फिर वो जॉब रह जाएगी, जॉब रह जाए, कुछ भी नहीं मिला, चलो इसमें एसएससी सीजीएल के एग्जाम भर देते हैं, बैंकिंग के एग्जाम भर देते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। आपने बीटेक किया एरोस्पेस का या बीटेक किया हमें एरोनॉटिकल का, तो वो जॉब की जॉब ही रह जाएगी। आप उस काम को जिंदगी भर उसको, उस चीज को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। सो दैट इज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर कि हमें करियर के हिसाब से सोचना है चीजों को, हमें जॉब के हिसाब से नहीं सोचना है। हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्ट्रेंथ किस पर्टिकुलर डोमेन में है, मेरे को किस डोमेन में आगे जाना है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, और मेरे को किस डोमेन में फॉर एग्जांपल स्पेशलाइजेशन करना है, वो मेरे को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा आपके दिमाग में कि सर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे को किस डोमेन में स्पेशलाइजेशन करनी है, या मेरे को किस डोमेन में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है? इसका बड़ा सिंपल सा तरीका करने का, करना स्टार्ट करोगे तभी उसका पता लगेगा। अगर आप उसके बारे में सोचो कि मैं सोचने बैठ जाऊंगा सारा दिन कि मेरे पास ये 10 डोमेन्स हैं, इस 10 डोमेन में मेरे को किस में इंटरेस्ट आ रहा है, वो ऐसे नहीं पता लगेगा, वो करके ही पता चलेगा। थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो कि जब आप अपने एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जब आप कोई काम कर रहे हो, या ये जो 4 साल की आपकी जर्नी है बैचलर में, इसमें कुछ डोमेन्स ऐसी होंगी जिसमें आपको करके एंजॉय होगा, आप उसको करके बड़ा मजा आएगा उसको, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। वही टाइम और पैसे वाली बात आ गई। उसमें आप ये नहीं देख रहे हो कि 5 बजे मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, उसमें आप ये नहीं देख रहे हो कि मेरा टीचर हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप ये चीज़ें कुछ नहीं देखोगे, आप ये देखोगे यस यार ये मेरे को ये प्रोजेक्ट है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, मेरे को उसको कंप्लीट करना है, अगले 10 दिन में कंप्लीट करना है। उसके लिए तुम इंटरनेट देखोगे, रात को बैठोगे, अपने सीनियर से डिस्कशन करोगे, तुम उसके लिए एफर्ट करोगे, उसके लिए तुम एफर्ट करोगे। वही एक एफर्ट है जो तुम्हें चीजें लर्न करवाएगा, वो तुम्हारा लर्निंग फेज होगा, वो तुम्हारा लर्निंग फेज होगा। अदरवाइज ऐसे कोई तरीका नहीं आइडेंटिफाई करने का कि मेरे को किस डोमेन में इंटरेस्ट है या मेरे को किस पर्टिकुलर डोमेन में जाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन तुम चूज भी तभी कर पाओगे इसकी किस डोमेन में आपका इंटरेस्ट है, वो चूज भी आप तभी कर पाओगे अगर आप लोगों को ऑप्शंस पता हो
कि मेरे पास भाई ऑप्शंस है क्या क्या। अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तुम अगर कितने लोग हो जो मास्टर्स करना चाहते हैं, और मास्टर्स अगर मैं पूछूं किस डोमेन में करना चाहते हो, अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं कि ये मेरे को बताओ कि तुम मास्टर्स की तुम्हारे पास ऑप्शंस होती क्या क्या है। कि अगर तुमने मास्टर्स अभी बीटेक किया एरोनॉटिकल या एरोस्पेस में, तो मेरे पास मास्टर्स के लिए ऑप्शंस है क्या क्या, कौन सा आपको करना है मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, किस ऑप्शंस होती क्या क्या, कौन कौन में तुम एलिजिबल हो तुम अप्लाई करने के लिए, वो हमें नहीं पता, सारी नहीं पता तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक रैट रेस फॉलो करेंगे। रैट रेस फॉलो करेंगे कि ये 5 लोग क्या कर रहे हैं, गेट का तैयारी कर रहे हैं, ये 5 लोग अब्रॉड जाने का ट्राई कर रहे हैं, चलो मैं भी इनमें से कुछ चूज कर लेता हूं मैं। वो फिर ट्रबल आ जाता है, फिर वो गड़बड़ होती है, एक स्टेज पे आके आपको रियलाइज होता है कि यार मैं गलत जगह पे आके फंस गया, वो होता है रियलाइज। तो मेरा पर्पस यहां पे आने का, ये सारी ऑप्शंस जो तुम्हें लगे कि जब तुम बीटेक कंप्लीट कर लोगे उसके 5-7 साल के बाद अगर तुम्हें कुछ पता लगा कि अच्छा यार ऐसा भी कुछ होता था, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, ये बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट होती है कि मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, हम उस स्टेज में जाके ना फंस जाएं। तो वो सारी ऑप्शन तुम्हारे पास क्या क्या होती है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दोज ऑप्शन। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गया जी, राइट, ओके। अब गेट एग्जाम क्या है, देखो बार बार मैं ना इस एग्जाम की तरफ मूव करी जाएंगे और डिस्कशंस करी जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहला बताया कि गेट एक ऐसा एग्जाम है, सारे रास्ते यहीं से निकल के जाएंगे, ये दरवाजा है। कोई भी करियर ऑप्शंस आपको चूज करना हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका अब्रॉड से रिलेटेड है, चाहे इंडिया से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, ये उसका रास्ता है, ये उसका दरवाजा है, यहीं से निकल के जा सकते हो अगर बेस्ट करियर ऑप्शन उठाना है। अगर नॉर्मल कोई भी ऑप्शन उठाना है फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मास्टर्स कहीं से भी कर लो, पैक से भी कर लोगे तुम मास्टर्स, थापर से भी कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे, लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन उठाना है तो रास्ता यही है, इसी के थ्रू ही होके जाएगा, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है, राइट। अब गेट एग्जाम का मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पहले बताता हूं। गेट एग्जाम कब होता है जी, हर साल फरवरी के अंदर होता है, हर साल फरवरी में होता है। गेट का एग्जामिनेशन फिक्स है, पहले 2 वीकेंड फिक्स्ड है गेट एग्जामिनेशन के लिए। इस बार इन्होंने डेट्स दिए, पहली बार हुआ है कि पहला और तीसरा वीकेंड इन्होंने फिक्स किया है, अदरवाइज पहले 2 वीकेंड फिक्स्ड है गेट एग्जामिनेशन के लिए। देखो गेट का जो एग्जाम होता है ये 65 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, 65 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और 180 मिनट का ये एग्जाम होता है। गेट एग्जाम का जब कभी भी हम सुनते हैं ना, मेजोरिटी लोग ना इससे डर जाते हैं, गेट एग्जाम ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, मेरे से नहीं होगा, ये तो इतना एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गेट एग्जाम इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट एग्जाम। गेट एग्जाम इजी एग्जाम है उनके लिए जो चीजों को समझ के करते हैं। ये रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है, ये क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, ये समझने वाला एग्जाम है। अगर आपको कंसेप्ट का क्लैरिटी है, सरफेस टेंशन क्या होती है भाई, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या है, थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कैसे वो काम करता है, जब तक तुम्हें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा, ये तब तक एग्जाम नहीं निकलेगा। ये समझने वाला एग्जाम है। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 180 मिनट्स। इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर दिस इज द ओनली एग्जाम जिसमें एक क्वेश्चन के पीछे आपको रफली ऑन एन एवरेज 3 मिनट का टाइम दे रहा है। अदरवाइज कोई और पेपर नहीं है जिसमें आपको इतना टाइम मिल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, नहीं। क्यों ये टाइम दे रहा है, क्योंकि इसमें आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस आपको मोर देन 55 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस 5-7 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल आएगा, अदरवाइज मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसके अंदर जो आपको आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आएंगे। 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 180 मिनट्स। आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, 30 मार्क्स आर फिक्स्ड फॉर द नॉन टेक्निकल पार्ट, 30 मार्क्स आर फिक्स्ड फॉर द नॉन टेक्निकल, जिसमें 30 में से, और ये 30 मार्क्स कॉमन है सारी ब्रांचेस के लिए, चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, एरोस्पेस, जिस मर्जी डोमेन से तुम बीटेक ये दे लो अपना गेट का एग्जामिनेशन, ये 30 मार्क्स आपके फिक्स्ड है। इस 30 में से 15 नंबर का आप लोगों ने पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आप लोग जो नॉर्मली कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, M1, M2, M3 पढ़ते हो ना आप लोग, ये वही है। और 15 मार्क्स का आपको आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, आपने 10th तक का मैथमेटिक्स है, LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो ना, सारे ये लोग पढ़ के आए हो यहाँ। रीजनिंग, नंबर सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो। और इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनियम, सिनोनियम, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शंस, ये पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। तो 30 मार्क्स का आपको ये आएगा, और रह गया पीछे 70 मार्क्स।
70 मार्क्स का आप लोगों को आएगा आपका टेक्निकल, जो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर नॉर्मली, राइट। एरोस्पेस के अंदर आप लोग फ्लूइड, थर्मल, आप लोग का ये सारी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हो, स्ट्रेंथोमेटेरियल्स वगैरह ये चीजें पढ़ते हो, तो ये आप लोगों का 70 मार्क्स का आएगा। तो 70, 15, 15, इस 100 मार्क्स में एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आप लोग नया पढ़ते हो गेट के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ आप लोग या तो कॉलेज के दौरान पढ़ते हो या आपने बीटेक से पहले किया होगा, तो सारा का सारा सिलेबस आप लोग अपना गो थ्रू किया होता है आप लोगों ने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों ने नया किया हो। बात आ गई जी समझ में। अब इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होगा, एक ठीक होगा उसमें से। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आएगा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, कि जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा और एक से ज्यादा आंसर ठीक होगा उसका। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा नेट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जिसमें तुम्हें वैल्यू को पुट करना है वहां पे। तो ये 3 टाइप क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये रहेगा 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के और 35 क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क्स का। एक 1 मार्क के लिए 0.33 का नेगेटिव, 2 मार्क्स के लिए 0.67 का नेगेटिव। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न है। और किसमें कितने क्वेश्चन आते हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन्ड है, कि पहले 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क के, 15 क्वेश्चन, जो 15 नंबर का आएगा उसमें से ये 5 नंबर का होगा, फिर 6 से 10 ये फिर 2 नंबर का आएंगे। ये जो पहले 2 ये लिखा है जनरल एप्टीट्यूड, ये वही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। उसके बाद आपका आ गया टेक्निकल प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला के टोटल आपका आ गया 85 मार्क्स का आप लोगों को। इस तरीके से ये इसका एग्जाम पैटर्न है। आगे की बात समझ में, पता लग गया एग्जाम पैटर्न? ओके। आफ्टर दैट गेट का जो आप लोग एग्जाम है वो 3rd ईयर ऑनवर्ड लिख सकते हो, 3rd ईयर ऑनवर्ड्स। ये भी पिछले 3-4 साल से हुआ है। उससे पहले आप लोग फाइनल ईयर में अपीयर हो सकते थे। फरवरी में होता है तो आपका इवन सेमेस्टर चल रहा होता है वहां पे, 6th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर। गेट का एग्जाम लिखने का कोई एज लिमिट नहीं होता है और कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता है। गेट एग्जाम यू कैन राइट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई मेरे को बता सकता है इसका एज लिमिट क्यों नहीं होता गेट एग्जाम का? गेट एग्जाम का एज लिमिट क्यों नहीं होता है? 2 मिनट सोचोगे पता लग जाएगा। पर्पस क्या आता है इस गेट एग्जाम का? हायर स्टडीज। हायर स्टडीज करने का कोई एज लिमिट होता है? नहीं, कभी मर्जी करो, पीएचडी तुम एट द एज ऑफ 60 कर लो। तो गेट एग्जाम लिखने का कोई एज लिमिट नहीं होता और कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता है। उसके बाद 70-30 मैंने आपको बता दिया। और अगर आप एक बार गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, जॉब्स का, हायर स्टडीज का, इंडिया अब्रॉड, सारी ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। गेट के अंदर कैलकुलेटर, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। गेट के अंदर आपका वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है, वो स्क्रीन के ऊपर आता है। इसकी एप्स आती हैं, आप अपने फोन में डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद गेट का जो स्कोर है वो 3 ईयर्स तक वैलिड होता है, 3 साल तक। जैसे जो लोग 3rd ईयर में गेट का एग्जाम देंगे तो उसको इमीडिएटली आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, लास्ट ईयर फाइनल ईयर में आप उसका बेनिफिट उठा पाओगे। तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग 2 गेट के पेपर दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आप लोगों के लिए कि 2 गेट के पेपर कौन से देने हैं, कौन से दे सकते हो और देने के कौन कौन से फायदे होंगे। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा 2 गेट के पेपर के बारे में। आपको बेनिफिट क्या है गेट एग्जाम के? सबसे पहले आपको पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब, हायर एजुकेशन इंडिया अब्रॉड। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है, आपको अपना करियर किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन में करना है, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, फॉर एग्जांपल दिस मेकाट्रॉनिक्स, फॉर एग्जांपल थर्मल, फॉर एग्जांपल एरोस्पेस, फॉर एग्जांपल एनर्जी, फॉर एग्जांपल ई व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर एग्जांपल योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल योर स्पेस टेक्नोलॉजी। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स अवेलेबल हैं जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यू कैन डू इन एनवायरमेंट, यू कैन डू इन मटेरियल साइंस, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। उसके बाद
आप लोग जब एक बार गेट का प्रिपरेशन जब आप करते हो तो आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ता है इससे। क्योंकि देखो कॉलेज के रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कंपटीशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वही है जो आप लोगों ने पढ़े हैं, वही आप गेट में भी वही सब्जेक्ट पढ़ोगे और कॉलेज में भी आप नॉर्मली वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन अप्रोच का फर्क होता है। यहां पे अप्रोच है कि आपको सब्जेक्ट को क्वेश्चन को लिखना है। मे बी अगर आप लोग थोड़ा गलत भी लिख दोगे स्टेप मार्किंग हो जाएगी, लेकिन वहां पे तो आपको आंसर करेक्ट करना है। तो अगर आपका एक्यूरेसी, अगर आपका प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम और देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ता है इससे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि व्हाई एवरीवन शुड राइट द गेट एग्जामिनेशन। हर किसी को लिखना चाहिए, हर किसी को लिखना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहली क्रेडिबिलिटी। भाई किसी के बीटेक में 6.5 सीजीपी है, किसी का 8.5 सीजीपी है, क्या ये उसकी कैपेबिलिटी या उसकी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है? क्या करता है रिफ्लेक्ट? ये एग्जाम करेगा। जितने तुम अच्छा स्कोर करोगे गेट एग्जामिनेशन में, गेट क्वालिफाई करने, इसका मतलब क्या है लेमैन लैंग्वेज में? इसका मतलब क्या है? अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो, इसका लेमैन लैंग्वेज में मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारी इंजीनियरिंग की समझ है, तुम्हें कंसेप्ट की समझ है, ये इसका मतलब है। जो हम नॉर्मली कॉलेज के टाइम पे या चीजों को उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे तो तुम्हें अंडरस्टैंड करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रेज कर सकता है कि तेरे 8 सीजीपीए कैसे आए या तेरा 6 सीजीपीए कैसे रह गया। अगर तुम्हारा गेट का एग्जाम क्वालिफाई है और अच्छे मार्क्स से अगर क्वालिफाई है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। सेकंड मैंने मेंशन किया लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। आज अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमें टीचर्स का रिक्रूटमेंट करना होता है, हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि किस पर्पस से हम लोग उस टीचर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, किस जॉब के लिए हम कर रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है गेट एग्जामिनेशन। चाहे वो कैंडिडेट 10 साल पुराना पास्ड आउट है या 5 साल पुराना पास्ड आउट है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि यार गेट में उसका क्या स्कोर रहा है या गेट का एग्जाम उसमें दिया या नहीं दिया। तो ये एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, इसको पूरी लाइफ आप अपने रिज्यूमे पे लिख सकते हो और उसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। पूरी लाइफ तुम लिख सकते हो। कोई मेरे को और एग्जाम बता दो जिसका बेनिफिट तुम पूरी जिंदगी उठा सकते हो, कोई एग्जाम नहीं है। रीजन मैंने उसको बता दिया कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, इट मींस कि योर टेक्निकल नॉलेज इज गुड, तुम्हें समझ है इंजीनियरिंग का, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरीके से इसको तुम पूरी लाइफ अपने रिज्यूमे के ऊपर लिख सकते हो। थर्ड वन इज द इंटरव्यू। 4 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू का एक बेनिफिट तो है ही है कि आप जब आप पढ़ रहे हो पूरी गेट को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो पूरे सब्जेक्ट्स को, तो उससे आपका नॉलेज तो अच्छा बढ़ता ही है, कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ता है आपका। लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसका आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे आप लोग 4 लोग सपोज इंटरव्यू के लिए जा रहे हो सेम प्रोफाइल के लिए, उसमें 2 ने लिखा हुआ है गेट क्वालिफाई, 2 में गेट क्वालिफाई नहीं है। 101% जिसका गेट क्वालिफाई है उसको बेनिफिट देगा इंटरव्यूअर। देगा कि नहीं देगा? यस देगा। नो डाउट कि उसको कंपीट तो करना ही है, उसको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना ही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसी का सिलेक्शन होगा 2 का, उसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए रहेगा इंटरव्यू के दिमाग में कि यस इसने गेट क्वालिफाई किया हुआ है। और ये एक प्रेशर भी आ जाता है आपके ऊपर, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है इंटरव्यूअर की कि अच्छा इसने गेट क्वालिफाई किया हुआ, इसका कंसेप्ट अच्छे होंगे, इसको अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। बात आ गई समझ में? तो ये आपको किस तरीके से इंटरव्यू में बेनिफिट देगा वो मैंने अभी आपको बताया। अब वो जो इंटरव्यू चाहे आपका प्राइवेट से रिलेटेड है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है, किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, उसका तुम्हें इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा। लास्ट पॉइंट, मान लो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, आपने पूरा साल मेहनत किया, कंडीशन ये है कि आपने पूरा साल मेहनत किया, मान लो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि जो गेट का एग्जाम 3 घंटे का है, अब 3 घंटे में भी शायद तुम्हारी लाइफ के वो 3 घंटे अच्छे नहीं थे उस टाइम पे, क्या करोगे? आज प्रेजेंटेशन थी, सुबह मेरा गला ही बंद हो गया। अब 2 चीजें थी, या तो मैं सर को फोन कर दूं कि ठीक है जी सर मैं नहीं आ सकता, बारिश भी हो रही है, बारिश का बहाना बना दूं, जो भी कर दूं, कर सकते थे। अब मेरे को पता है कि जो मेरा एक लेवल है डिलीवर करने का, आज में भी मैं शायद उसका 50-60% पे हूँ, ऑब्वियसली नीचे डाउन हो गए। और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ बच्चे आज प्रेजेंट भी नहीं है। अब ये एग्जाम वाले डे वाले दिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक हमारे पास स्टूडेंट होता था यहाँ पटियाला में, जब हमारा इंस्टीट्यूट था, उसको जिस दिन भी एग्जाम होना ना, उसको एक दिन पहले उसको फीवर हो जाता था,
अब बताओ ये चीज आपके कंट्रोल में है? नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है और आप सोच के गए थे कि जब मैं गेट का एग्जाम स्टार्ट करूंगा सोल्यूशन करना तो सबसे पहले मैं फ्लूइड के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, राइट। फ्लूइड के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, पहले दो क्वेश्चन लगाए, हुए ही नहीं, पसीना आ जाएगा, पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। अब ऐसे केस में क्या करना है? अब ऐसे केसेस में क्या करना होता है, मेरे को और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि गेट इज द ओनली एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज लाखों बच्चा लिखता है लेकिन अल्टीमेटली एंड में वही 1000-1200 का ही सिलेक्शन होता है। तो बाकियों का क्या होता है? क्या वो कैपेबल नहीं है? क्या वो उस जॉब को डिजर्व नहीं करते थे? बिल्कुल करते होंगे। तो उनका क्या होता है? तो उस लेवल के जो बाकी एग्जाम्स निकल रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज का नहीं निकला तो स्टेट पीसीएस निकल जाएगा उसका, उसके अलावा और भी बहुत सारी जॉब्स निकलती रहती हैं, उसको एग्जाम को क्वालिफाई करने का उन पर्संस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। यही चीज आपके साथ भी एप्लीकेबल है कि अगर आपने गेट के लिए बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट मारा है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया और गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या गेट इज द ओनली एग्जामिनेशन? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, आप लोगों ने बोला ISRO विदाउट गेट होता है, गेट के थ्रू लेते ही नहीं है। BARC विद गेट होता है, विदाउट गेट होता है। DRDO थ्रू गेट एग्जामिनेशन होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड विदाउट गेट एग्जामिनेशन होता है। लेकिन इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने का फिर सर फायदा क्या हुआ अगर मेरे को निकालना ही विदाउट गेट वाला एग्जाम है? अगेन पर्पस वही है, कंसेप्ट स्ट्रांग होना। इससे तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, ये इसका बेनिफिट है और वो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा बाकी एग्जाम्स के अंदर। बात आ गई जी समझ में? यहां तक किसी का कोई डाउट? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द जॉब्स। देखो अब इसमें बहुत सारा ऐसा चीजें मेंशन की हुई हैं जिसमें आप लोग एलिजिबल नहीं हो, राइट, क्योंकि बीटेक आपका एरोस्पेस या एरोनॉटिकल में है, तो बहुत सारी डोमेन्स ऐसी होंगी कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो। चाहे आप गेट मैकेनिकल से भी दे दोगे तब भी आप लोग एलिजिबल नहीं होते हो मेजॉरिटी के लिए, राइट। अदरवाइज मैं आपको इन जेनरिक बता देता हूँ कि आप लोगों के पास जॉब में जो है वो दो तरह का ऑप्शन होता है, सॉरी 3 तरह की जॉब्स होती हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट में इस एग्जाम का कैसे बेनिफिट होगा वो मैंने आपको बताया इंटरव्यू के अंदर। पब्लिक सेक्टर के अंदर, सॉरी उससे पहले गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट में आपका जो PSPCL पंजाब का जो पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है वो गेट के थ्रू होता है। ऑल्दो उसमें जो मेजॉरिटी वैकेंसीज आती हैं वो इलेक्ट्रिकल या सिविल के लिए आती हैं, इस बार मैकेनिकल के लिए भी निकाला उन्होंने, लेकिन उसमें फिर वो बीटेक ब्रांच मैकेनिकल विद गेट इन मैकेनिकल मांगते हैं। ये एक उसमें एलिजिबिलिटी में ट्रबल आ जाता है, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ उसके अलावा पब्लिक सेक्टर, अगर हम PSU की बात करें, अब पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं। पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं। PSU और गवर्नमेंट जॉब में कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर जॉब और गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर जॉब और गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस कोई बता सकता है मेरे को? राइट, कितना होता है? 51%। यस, देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि 51% का जो शेयरिंग है वो गवर्नमेंट के पास होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज अगर आप मेरे से पूछोगे कि पब्लिक सेक्टर में अगर सैलरीज की बात करें, ये गवर्नमेंट से ज्यादा होता है इसके अंदर। अगर 7 पे कमीशन के हिसाब से बात करें, एक असिस्टेंट इंजीनियर की जो सैलरी है वो 65-70 हज़ार के आसपास होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्नाज। महारत्ना कुछ 12-13 पब्लिक सेक्टर है महारत्ना की कैटेगरी में, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड आ गया और आपका NTPC आ गया, उसके बाद IOCL आ गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आ गया, ऑयल आ गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड आ गया, ONGC आ गया। तकरीबन 12 से 13 महारत्ना पब्लिक सेक्टर है जो हाईएस्ट सैलरी पैकेजेस देता है, रफली 16 से 18 लाख पर एनम का, राइट। उसके बाद मिनिमम इसका स्टार्टिंग होता है तकरीबन 7-8 लाख से स्टार्टिंग हो जाता है, मतलब जहां पे गवर्नमेंट जॉब का एंडिंग होता है सैलरीज का, वहां पे पब्लिक सेक्टर का स्टार्टिंग होता है सैलरीज का, राइट। अब पब्लिक सेक्टर में एंट्री कैसे मिलेगी सर? पब्लिक सेक्टर में एंट्री 2 तरीके से मिलती है। पहला आ गया आपका थ्रू गेट एग्जामिनेशन और दूसरा आ गया क्या? विदाउट गेट एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हुए हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ISRO, DRDO, BARC, HPCL, SJVNL, ये बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के नाम लिखे हैं। और जो टोटल पब्लिक सेक्टर है वो रफली 250 प्लस पब्लिक सेक्टर हैं, 250 प्लस पब्लिक सेक्टर। आपका पंजाब नेशनल बैंक क्या है? PNB, SBI, J&K बैंक, ये क्या है? ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर हैं। अब देखना यहाँ पे जहां पे बोर्ड लिखा होगा ना, नीचे लिखा होगा ए पब्लिक सेक्टर एक PSU अंडरटेकिंग, वहां पे लिखा होगा बोर्ड के नीचे
PSU अंडरटेकिंग, राइट। अब दिमाग में ये आता है कि सर पब्लिक सेक्टर को क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना चाहते हो? आप में से कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं? कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं? जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड। गवर्नमेंट जॉब में जाने का एक रीजन जॉब सिक्योरिटी। आपको जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, जॉब गवर्नमेंट जॉब की किसी भी इंटरव्यू में जाओगे और आपसे ये पूछेगा कि गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना है, आप बोलोगे सबसे पहला आंसर जॉब सिक्योरिटी। वो कभी नहीं रखेगा आपको। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, किस चीज से सिक्योरिटी? किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हो? कि कोई निकाल ना दे, इस चीज से सिक्योरिटी जा रहे हो? अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्यों निकालेगा कोई आपको? क्यों निकालेगा कोई आपको? बोलो। मेरे को आंसर नहीं दे पाया आज तक किसी भी कॉलेज के अंदर इस चीज का। हाँ जी, वो कहीं पे भी हो सकता है, चाहे प्राइवेट है, चाहे पब्लिक है, चाहे गवर्नमेंट है। इफ यू आर नॉट कैपेबल, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, वो निकाल देंगे। और ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में पच जाएगी बात, गवर्नमेंट में डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक में नहीं होगा। लाइबिलिटीज नहीं पाल सकती हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। दे वांट द कैपेबल पीपल, दे वांट कैपेबल पीपल, प्राइवेट एंड पब्लिक। इफ यू आर कैपेबल, दे विल इन्वेस्ट ऑन यू, दे विल गिव यू मनी, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम रिटर्न दो। और मेरा इस चीज के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये रहता है किसी भी कॉलेज में जाके, कि अगर ये कंट्री ग्रो कर रहा है ना, इन दो ही के कारण कर रहा है, प्राइवेट के कारण और पब्लिक के कारण। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्राइवेट में देख लो, बहुत कंपनीज हैं, ग्रो कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। पब्लिक सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स इसने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। ISRO इसने सैटेलाइट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए USA तक के। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पब्लिक और प्राइवेट का है कंट्री की ग्रोथ में। एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स, इन दोज थिंग्स, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। लेकिन इसमें एंट्री किस तरीके से लेनी है, कैसे लेनी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको एक लेसन देना चाहता हूं अभी इमीडिएटली, कि जब आपका बीटेक कंप्लीट होगा ना, तो जॉब करने की जल्दी मत करना। जॉब करने की जल्दी मत करना। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आपका वर्स्ट डिसीजन होगा लाइफ का। कम से कम 5-7 साल अभी आपको और देने हैं अपने करियर के लिए, कम से कम। एग्जांपल बहुत है मेरे पास देने को। ट्रबल कहां पे आता है? जब हम इमीडिएट कंपैरिजन करते हैं, जब आपका बीटेक कंप्लीट होता है। इमीडिएट कंपैरिजन, बीटेक कंप्लीट हुआ, ये 10 लोग तो भाई यूएसए जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, ये 10 लोग तो मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं। आपने ये तो आइडेंटिफाई नहीं किया यार मेरा स्ट्रेंथ किस डोमेन में है, और हम लोग उसी टाइम इमीडिएट कंपैरिजन करते हैं। अगर आप लोगों को कंपैरिजन करना है तो बीटेक के कम से कम 6-7 साल के बाद करना कंपैरिजन, इमीडिएट कंपैरिजन मत करना। और लेकिन अगले 5-7 साल तुमने करना क्या है, तुम्हें क्लियरली तुम्हारा प्लान पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस ठीक है सर ने बोला था 5-7 साल लगाने तो लगाने हैं, चाहे वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करने हैं 5-7 साल। ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ले रहा हूं, हमारा सबसे पहला बैच 2013 में पास आउट हुआ था, मतलब गेट निकला था। उसमें कुछ 7-8 स्टूडेंट हमारे पास UIT के आए थे, UIT चंडीगढ़ के। सारे के सारे पहली बारी में पब्लिक सेक्टर चले गए थे, पहली बारी में PSU चले गए थे। और इसके अलावा और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट बैठे थे वहाँ पे, चितकारा के बैठे थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी के बैठे थे, बंदा बहादुर के बैठे थे, और कॉलेजेस थापर वगैरह के बैठे थे, जो नहीं निकाल पाए पहली बारी में पब्लिक सेक्टर। अब उनको तो लगा कि ठीक है यार हमारा बहुत अच्छा हो गया, 9-10 लाख की सैलरी जॉब लग गई इमीडिएटली बीटेक के बाद, और क्या चाहिए, किसी को भी और क्या चाहिए। बाकी स्टूडेंट को हमने पुश करके हायर स्टडीज की तरफ भेजा है, पुश करके हायर स्टडीज की तरफ भेजा है। और जिन्होंने उस डोमेन में अच्छा किया और जो मानते रहे, आज बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 एग्जांपल लूंगा। पहली, एक स्टूडेंट था रियात एंड बारा का, विक्रम बेदी, अमृत बेदी, रियात एंड बारा से इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट। उसको IIT कानपुर भेजा हमने पुश करके डायरेक्ट PhD के लिए। उसने वहां से PhD किया, उसने PhD किया, पोस्टडॉक के लिए वो USA चला गया। आज वो USA के अंदर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। और प्रोफेसर का मतलब टीचिंग नहीं होता है। एक चीज दिमाग में रखना, टीचिंग अगर आप चाहते हो कि अगर आपको लगता है कि सर प्रोफेसर बन गया तो मेरे को टीचिंग करनी लगेगी, वो नहीं होता है।
अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग रहे हो तो टीचिंग नहीं होता है, रिसर्च होता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, क्योंकि आप लोग एक डोमेन के एक्सपर्ट हो और इंडस्ट्री के पास दुनिया जहां की प्रॉब्लम्स अवेलेबल हैं और उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, और वो स्पेशलाइज्ड पर्सन इंडस्ट्री में नहीं होता है, वो कॉलेजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है। अब मेरे को बताओ, थर्मल का स्पेशलाइज्ड पर्सन आपको आईआईटी के अंदर मिलेगा या फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर मिलेगा? आईआईटी के अंदर मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो प्रोफेसर हैं पता नहीं कितने प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं, तो उसको एक्सपर्टीज ज्यादा है। अब वो आज के टाइम पे यूएसए के अंदर, यूएसए आर्मी के ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है बंदा, सैलरीज सोच लो कितनी होगी उसकी। दूसरा लड़का यूआईटी का, उसी बैच, उसने उस साल कोचिंग नहीं किया, उसने अगले साल कोचिंग किया, ये सोच के कि मेरे फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर चले गए, मेरे को भी पीएसयू जाना है, उसका नहीं हुआ। लड़के का नाम था प्रदीप शाही। इनकी सारी इंटरेक्शंस पड़ी हैं चैनल के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा। प्रदीप शाही, उसको हमने आईटी, और 2-3 साल उसने मेहनत किया, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वो चला गया, 2-3 साल पुश करता रहा पब्लिक सेक्टर के लिए, नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल था उन 8 स्टूडेंट से जो पहली बारी में पीएसयू चले गए। 2-3 साल फाइट करता रहा, नहीं हुआ। अल्टीमेटली उसको हमने आईटी बॉम्बे पुश किया एनर्जी के लिए, एमएस प्रोग्राम। आज वो यूएसए के अंदर एनवीडिया में जॉब कर रहा है। सैलरी पता कितना उसका? $20,000 पर मंथ उसका सैलरी है। अब कंपैरिजन करो उन स्टूडेंट का जो पहली बारी में पब्लिक सेक्टर चले गए और जिन्होंने वो नहीं जा पाए। नाउ दे आर डूइंग द कंपैरिजन, और बिलीव मी फ्रेंड्स, वो सारे लोग जो उस टाइम पे गए थे, सारे हमारे कॉन्टेक्ट में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, सारे हमारे एलुमनीज, दे आर रिग्रेटिंग कि सर गलत डिसीजन था हमारा उस टाइम पे पीएसयू जाने का, एंड नाउ दे आर प्लानिंग फॉर द डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड फ्रॉम यूएसए, दे आर प्लानिंग। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि इमीडिएट कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर सोचा हुआ ना दिमाग में कि पैसा कमाना है जबरदस्त, अगर सोचा हुआ है, तो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इज नॉट द वे टू डू दैट। वो नहीं है। पैसा आपको प्राइवेट में मिलेगा, और जहां पे तुम कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो सोसाइटी के लिए। अगर अपना ही फायदा देखना है, गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट फॉर यू। अगर अपना फायदा देखना है, क्योंकि वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है गवर्नमेंट मॉडल। गवर्नमेंट जो सस्टेनेबल मॉडल है वो प्राइवेट है, और प्राइवेट में जो सा मॉडल सस्टेनेबल नहीं है वो फेल हो जाता है बहुत जल्दी। आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं जल्दी जल्दी से और बहुत जल्दी से एग्जिट भी मार जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है? सस्टेनेबल मॉडल। बायजूस टिपिकल एग्जांपल, एडटेक कंपनी का, उसने ऐसे ऐसे लोगों को सामान बेच दिया, ऐसे ऐसे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच दिया विदाउट फाइंडिंग कि इसको नीड भी है कि नहीं है, बस बेच दिया। क्योंकि बेचने वाला तो गंजे को कंघी भी बेच देता है। सेल्स है, सेल्स डिपार्टमेंट काम ही ऐसे करता है, उसने तो बेचना है। दैट इज द रीजन, दैट वाज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ बायजूस। क्योंकि फिर आगे माउस स्प्रेडिंग नहीं होगा, माउस स्प्रेडिंग नहीं होगा, उससे रेफरेंस काम नहीं करता है। अगर मैं यहां पे आके कुछ और ही बात करने लग जाऊं, आप बोलोगे सर खत्म, नहीं अगली बार मेरे को बुलाओगे नहीं कभी भी। तो अगर कुछ ऐसा मॉडल, ऐसा सिस्टम जिसमें हर किसी का फायदा हो रहा है, मॉडल वही सस्टेन करता है। और अगर आप लोगों में से किसी ने बिजनेस को प्लान किया है ना, तो हमेशा इस तरीके से सोच के चलना कि ऐसा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जिसमें हर किसी का फायदा हो। एज ए इंडिविजुअल फायदा मत देखना कि मेरे को अकेले को फायदा हो जाए, वो फेल हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं सिस्टम। आगे की बात समझ में? तो इफ यू वांट टू डू, अगर आपको लगता है, अगर आपको फील आता है ना अंदर से कि यार आई एम कैपेबल, आई वांट टू डू, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, टारगेट टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ वर्ल्ड, MIT, कैम्ब्रिज। कोई बड़ी बात नहीं है वहां पे जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको रास्ता बता के जाऊंगा कि कैसे जा सकते हो। एंड ऑल ऑफ यू आर कैपेबल, ऑल ऑफ यू आर कैपेबल, एवरीवन इज कैपेबल। सिर्फ बात होती है, डिफरेंस होता है एफर्ट करने वाला, कि कितना एफर्ट कर सकते हो। ये रिकॉर्ड हो रहा है वैसे सारा। अगर आपको लगता है, कंडीशन सिर्फ यही है, कंडीशन यही है, अगर आपको लगता है यू आर कैपेबल, करते जाओ, भी मेहनत करते जाना है, मेहनत करते जाना है, रास्ते भी बंद नहीं करने हैं, करते जाओ। और जिसको लगता है कि बीटेक कर लिया, थक गए, बहुत पढ़ लिए, बिलीव मी फ्रेंड्स, अभी तो जो आपको बीटेक किया है ना, जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगा, इसके बेस पे कोई डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है तुम्हें। ये तो एक एलिजिबिलिटी
का सर्टिफिकेट है कि अगर तुम्हें कहीं से आगे करियर का ऑप्शन ओपन करना है, ये उसका सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका एक सर्टिफिकेट है, उसका एक पेपर है अप्लाई करने का। अभी नहीं स्टार्ट हुआ आपका जर्नी तो इसके बाद स्टार्ट होगा, जब तुम इस झुंड से बाहर निकलोगे। और तुम इस झुंड से बाहर तभी निकल पाओगे अगर तुम्हारे पास कोई कैपेबिलिटी होगा, अलग से कुछ स्पेशलाइजेशन होगा, कुछ ब्रांडिंग होगा। ऑड वन आउट होना है मेरे को, बाहर निकलना है इस झुंड से, तभी आप लोगों को वैल्यू होगा, तभी आपके ऊपर कोई कंपनी इन्वेस्ट करेगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? तो थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज करना है आपने, सोचने का नजरिया चेंज करना है, दैट्स इट, राइट। नाउ जब आप किसी पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते हो थ्रू गेट एग्जामिनेशन, तो आप उस पीएसयू के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म आता है, तो उसके बाद उसका क्राइटेरिया होता है, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसके बेस पे तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे, मेरिट के अंदर अगर आपका नाम आ गया तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद अगला क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू। अभी किसी पब्लिक सेक्टर में कुछ होता है, किसी में कुछ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ दो ही पब्लिक सेक्टर हैं जो एक कुछ भी नहीं करते, कोल इंडिया एंड एनटीपीसी। ये दो पब्लिक सेक्टर, हाँ एनटीपीसी, ये दो पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैट्स इट, कोई भी नहीं, ना इंटरव्यू होता, कुछ भी नहीं। अदरवाइज बाकी रिमेनिंग जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं सभी में इंटरव्यू होता ही होता है, वहां पे होना ही होना इंटरव्यू। बाकी अदरवाइज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, उसमें सब कुछ होता है, ये सारी चीजें होंगी, जीडी, जीटी, केस स्टडी, इंटरव्यू, सब कुछ होता है उसके अंदर। और जो विदाउट गेट लेते हैं, विदाउट गेट उनका अपना एग्जाम होगा, जैसे आईएसआरओ अपना एग्जाम लेती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अपना एग्जाम लेता है, बीएआरसी विद गेट भी लेता है, विदाउट गेट भी लेता है। तो उसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू तो हर किसी में होता है, और इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा नहीं होगा वो डिपेंड करतेगा उस पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ कम टू द हायर स्टडीज। हमने 3 डोमेन्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द टेक्निकल डोमेन। 3 डोमेन्स है आप लोगों के पास। पहला है आपका एमटेक का, जिसके बारे में मेजॉरिटी लोगों को, आप लोगों को पता है कि एमटेक क्या प्रोग्राम होता है। 2 साल का प्रोग्राम होता है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, 12,400 रुपये पर मंथ का स्कॉलरशिप है। उसके बाद दूसरा होता है आपका एमएस, इसको एमटेक आर भी बोल देते हैं। जैसे हर पहली बात है, ये हर आईटी के अंदर नहीं होता है एमएस प्रोग्राम, अभी सभी में स्टार्ट नहीं हुआ है। ओल्ड आईटीज मेजॉरिटी में एमटेक रिसर्च प्रोग्राम होता है, राइट, एमएस प्रोग्राम होता है मेजॉरिटी में। नई में भी काफियों ने स्टार्ट कर दिया, बाकी अभी स्टार्टिंग के उस स्टेज में है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या होता है एमटेक और एमएस प्रोग्राम में? एमटेक इज ए 2 ईयर प्रोग्राम, एमएस इज ए 3 ईयर प्रोग्राम। 12,400 रुपये स्कॉलरशिप दोनों में आप लोगों को मिलता है। एमटेक के अंदर जो आपका रिसर्च वर्क है वो 1 साल के लिए होता है, एमएस के अंदर जो रिसर्च वर्क है आपका वो 2 साल के लिए होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि एंट्री कैसे मिलती है। सर आसान एंट्री किसमें है? एमटेक के अंदर जो सिलेक्शन है वो प्योरली आपके गेट मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके गेट में कितने नंबर आए, उससे आपका एक गेट स्कोर आता है आउट ऑफ 1000। तो आपका गेट स्कोर कितना आया है 1000 में से, उसके बेस पे मेरिट बनेगा। और उसके बाद अब कोविड के बाद बहुत सारे आईटीज ने, डिपार्टमेंट ने इंटरव्यूज लेने स्टार्ट कर दिए है। कोविड के 1-2 साल तो उन्होंने लिए ही नहीं, डायरेक्ट एमटेक के स्कोर के बेस पे एडमिशन हो रहा था, लेकिन अब मेजॉरिटी ने इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर दिया है। लाइक आईसी बेंगलोर ने रिटर्न भी लेना है और इंटरव्यू भी लेना है। उसके बाद आईटी दिल्ली, आईटी मद्रास, बॉम्बे, कुछ डिपार्टमेंट लेते हैं इंटरव्यू, कुछ नहीं लेते हैं। देखो हमें ना पहले सिस्टम समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कैसे होता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आईटी बॉम्बे, इसके बाद आगे कोर्सेज हैं, एक एमटेक का कोर्स है, एक एमटेक रिसर्च का कोर्स है, एक डायरेक्ट पीएचडी का कोर्स है। इन कोर्सेज के बाद आगे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, सिविल डिपार्टमेंट हो गया, इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट हो गया, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हो गया। अब इन डिपार्टमेंट्स के अंदर स्पेशलाइजेशंस होती हैं। मैकेनिकल के अंदर स्पेशलाइजेशंस, इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर स्पेशलाइजेशंस, मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशलाइजेशंस, तो ऐसे अंदर स्पेशलाइजेशंस होती हैं। जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर आईटी में अप्लाई करते हो, ऑन एन एवरेज रफली आपके पास मोर देन 50 to 80 अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ऑप्शंस होती हैं अप्लाई करने के लिए, मोर देन 50 to 80 ऑप्शंस। लेकिन हम लोग नॉर्मली जो फॉर्म डालते हैं वो 3-4 ही फॉर्म डालते हैं किसी भी एक आईटी में, डिपेंडिंग अपॉन मेरा स्कोर कितना है। अब उसमें किस में कहाँ पे फॉर्म डालना है
वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हमें ये लगता है कि मेरे को सर एरोस्पेस ही चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके क्रेडेंशियल के बेस पे आईआईटी बॉम्बे से फॉर एग्जांपल एरोस्पेस से कॉल आने का चांस ही नहीं है, तो क्यों अप्लाई करना, पैसा क्यों वेस्ट करना और अपॉर्चुनिटी क्यों वेस्ट करना। इसके बजाय हम ऐसी जगह पे फॉर्म डालें जहां पे मेरे को कॉल आने का प्रोबेबिलिटी है, लेट अस सपोज एनर्जी, तो अप्लाई करोगे तो कॉल आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब एमटेक में जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो प्योरली आपके गेट के मार्क्स के ऊपर होता है, लेकिन एमएस या डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं इसको एक लाइन में समराइज करूं कि जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, ध्यान से सुनना, एमएस इज अ रिसर्च प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी इज अ रिसर्च प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इज अ रिसर्च प्रोग्राम। जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एकेडमिक्स का रोल आ जाता है। एकेडमिक्स मतलब आपके सीजीपीए का। अभी तक शायद आपको नहीं पता कि आपको लोगों को सीजीपीए का बेनिफिट कहां पे हो सकता है। यहां पे होता है आपको सीजीपीए का बेनिफिट। इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड इफ योर सीजीपीए इज 7.5 प्लस और गेट मेयर क्वालिफाई, बिलीव मी फ्रेंड्स, you will get multiple calls from various IITs for various programs। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तक शायद आप लोगों ने ये सुना है कि मेरे को अगर गेट से करियर बनाना है तो मेरे को 50-60 प्लस नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर द प्रोग्राम, वी आर द प्लेटफॉर्म जो इस चीज में डील करता है, योरपीडिया। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट को गेट के बाद काउंसलिंग करता है, एंड वी नो दिस सिनारियो। जितना भी आईआईटीज में मास्टर्स या पीएचडी के लिए स्टूडेंट जाता है वो सब हमसे ही काउंसलिंग करवा के जाता है। तो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, इफ योर सीजीपीए इज 7.5 प्लस एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और गेट मेयर क्वालिफाई 30 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आईआईटी। और अगर रिजर्व की बात करें, ओबी, एससी, एसटी या बाकी और रिजर्वेशन की बात करें तो कुछ भी गेट्स करो, रिजर्वेशन है, सीजीपी अगर 6.5 या 7 प्लस है, यू विल गेट अ कॉल। अब आपको ये ना लगे दिमाग में कि सर ये इतना आसान है कॉल आना, क्या उसके पीछे रीजन है। रीजन उसके पीछे ये है, 2016-17 में गेट एग्जाम ने पीक हिट किया था, रफली 12.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था गेट का। 2024 में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं गेट में, है किसी को आइडिया? गेट 2024 में कितने लोग अपीयर हुए हैं? रफली 4.5 लाख, रफली 4.5 लाख। 2016-17 में 12.5 लाख। गेट क्वालिफाई कितने परसेंट करते हैं स्टूडेंट्स? कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करता है, बोलो अंदाजा? 15 to 18%, 15 से 18%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गेट डिफिकल्ट है। स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना बच्चा गेट के लिए अप्लाई करता है 15 से 18% वो पेपर ही देने नहीं जाते हैं। और इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर गेट, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया। कोई भी एग्जाम होता है उसमें 15% बच्चा पेपर देने ही नहीं जाता है, और जितने जाते हैं उसका 50% विदाउट प्रिपरेशन जाते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था इस बार? करना हैंड रेस करो। पता है मेरे को दिया था, पढ़ के गए थे। यही चीज है, मोर देन 50% पढ़ के नहीं जाते हैं। बात आ गई समझ में? मैं आपको पूरा एक आईसी बैंगलोर ने इसमें इस बार पूरा स्टैटिस्टिक्स दिया, मैं वो भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अब 4.5 लाख में से सिर्फ 15 से 18% क्वालिफाई किया। लेट अस सपोज 18% मैक्सिमम लेते हैं, तो कितना हो गया? 18% 4.5 लाख का कितना हो गया? रफली 80,000। आप कैलकुलेटर खोल लो, रफली 80,000। अब 80,000 में क्योंकि थर्ड ईयर भी ने भी अप्लाई किया है, तो थर्ड ईयर भी क्वालिफाई किया 80,000 में से। रफली 10 से 15,000 बच्चा थर्ड ईयर का क्वालिफाई करता है। कितना रह गया पीछे? 65,000। और इस 65,000 में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2 गेट के पेपर देते हैं। रफली 15 से 20,000 बच्चा तो 2 गेट पेपर लेके बैठा है। नंबर आ गया 45,000 पे। अब इस 45,000 में 70% बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 30 से नीचे हैं। 45,000 में 70% बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 30 से भी नीचे हैं। देख लो पीछे कितना रह गया। मैं आपको दिखाऊंगा सारा स्टैट्स, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, आपको प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको। आगे की बात समझ नहीं आ गई? तो आज का सिचुएशन ये है कि गेट के थ्रू करियर बनाना इज वेरी वेरी इजी। मैंने अपने पिछले 15 साल के करियर में इंजीनियरिंग के थ्रू करियर बनाना इतना आसान है,
मैंने नहीं देखा। वो कोई टाइम था कि गेट के थ्रू अगर पब्लिक सेक्टर से कॉल लाना है मैकेनिकल के स्टूडेंट को, जिसका कंट्रीब्यूशन 40 से 50% है पब्लिक सेक्टर में जॉब्स में, उसको 70 प्लस नंबर लेने पड़ते थे। आज IOCL से मैकेनिकल जनरल कैटेगरी 35 नंबर पे कॉल आया है, 35 मार्क्स पे कॉल आया है। इलेक्ट्रिकल 35 मार्क्स पे कॉल आया है। अब पॉइंट यहां पे दो है, कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ठीक है 35 नंबर पे कॉल तो कर लिया, बट दे वांट द कैपेबल पीपल, उसके लिए GD GT इंटरव्यू होना ही होना है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अगर मैं बोल रहा हूं ना कि करियर बनाना बहुत आसान है गेट के थ्रू, आज के टाइम पे इंजीनियरिंग वर्ल्ड में उतना डिफिकल्ट भी है, तुम्हें अपने आप को प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं है इतनी आसानी से जॉब्स मिल जाएगी या इतनी आसानी से तुम्हें हायर स्टडीज में ऑप्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यस और नो? आपकी एरोस्पेस में क्या कंपटीशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और किस डोमेन में तुम्हें एग्जाम देना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? तो हायर स्टडीज कि जो मैंने आपको बताया एमटेक MS दोनों में डिफरेंस बताया, और उसके बाद डायरेक्ट PhD, ये 5 साल का प्रोग्राम होता है। इसमें स्कॉलरशिप जो है आपको 38,000 मिनिमम होती है, और एक PMRF होता है, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। इसमें जो आपको स्कॉलरशिप है वो 70,000 से 80,000 रुपये पर मंथ होती है। PMRF क्या है? इसकी साइट ओपन करना, ये पूरे इंडिया में एक साल के अंदर 1,000 बच्चों को मिलता है। इसके लिए आपको गेट में शायद 550 या 650 प्लस गेट स्कोर चाहिए, और फिर उसके बाद एक रिसर्च प्रपोजल होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। आगे बात में तो PMRF इज दिस थिंग। अब मेरे को कोई आंसर कर सकता है ये आपको ये स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप क्यों मिल रही है, या कहां से मिल रही है? आपको ये स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप क्यों दे रही है गवर्नमेंट? हाँ जी, यस, रिसर्च के लिए। अब रिसर्च में पैसा क्या गवर्नमेंट लगा रही है? कहां से आ रहा है पैसा? बता सकता है कोई? मैं बोल चुका हूं, इसका डिस्कस किया मैंने इससे पहले। कहां से आ रहा है? प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट्स। अब आपको क्या लगता है कि ये जो चंद्रयान मिशन हुआ है सारी रिसर्च ISRO के अंदर हुई होगी? आपको क्या लगता है? सोच के देखो, चंद्रयान मिशन का जितना भी रिसर्च हुआ है क्या सारा ISRO के अंदर हुआ है? IITs के अंदर हुआ है मेजॉरिटी। वही बात, स्पेशलाइज्ड डोमेन, स्पेशलाइज्ड पर्सन, न्यूक्लियर का स्पेशलाइजेशन कहां पे है? IIT के अंदर होगा या ISRO के अंदर होगा? IIT के अंदर होगा। अब सिस्टम कैसे काम करता है, ये पैसा आ कहां से रहा है, ये जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझना। कोई भी इंडस्ट्री, उसके पास कोई प्रोजेक्ट है, उसके पास प्रोजेक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी की, राइट? जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई इंडस्ट्री है जो बनाती है चिप, उसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, सिंपल बढ़ाना है, उसका एक प्रोजेक्ट है। अब उसने ढूंढेगा कि ये प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है और उसका एक्सपर्ट कहाँ पे है। उस IIT के अंदर बैठा जी, ये फलाना फलाना प्रोफेसर है, लो जी, उसको अप्रोच करेगा वो इंडस्ट्री, बोलेगा ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये रहा प्रोजेक्ट, आपके पास 2 साल का टाइम है, ये पकड़ो 10 करोड़ रुपए। इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है करोड़ों में, अगर 10 करोड़ में उसको सोल्यूशन मिल जाता है। अब वो 10 करोड़ कहां गया? वो 10 करोड़ गया MHRD में, जहां से आपको ये स्टाइपेंड आता है, तो वो सारा एक ही जगह कलेक्ट होता है। अब प्रोफेसर जिसको उसने प्रोजेक्ट दिया, अब क्या वो खुद काम करेगा उस प्रोजेक्ट पे? नहीं, वो ढूंढेगा वो पर्सन जिसको नीड है। आप लोग जो चाहते हैं सर मैं इस डोमेन में काम करना चाहता हूं, मैं इस इंडस्ट्रियल डोमेन में काम करना चाहता हूं, इस मैनेजमेंट डोमेन में काम करना चाहता हूं मैं। अब एक टीम है, उसके अंडर 5 प्रोफेसर ने अपने अंडर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, सपोज मास्टर्स प्रोग्राम के लिए या PhD प्रोग्राम के लिए। अब वो प्रोजेक्ट का सोल्यूशन मिल गया 2 साल के अंदर। अब सोचो किसका फायदा हुआ है? उन स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है? स्टूडेंट्स का फायदा हुआ? यस या नो? यस हुआ है, उसको MTech का डिग्री मिल गया, PhD का डिग्री मिल गया। प्रोफेसर का फायदा हुआ है? यस हुआ है, उसके रिज्यूमे में एक ऐड हो गया कि मैंने प्रोजेक्ट सॉल्व किया। उस IIT का फायदा हुआ? यस, क्योंकि जो 10 करोड़ जाता है उसका परसेंटेज जाता है कॉलेज को, प्रोफेसर को। उस इंडस्ट्री का फायदा हो गया, सोसाइटी का फायदा हो गया, क्योंकि सोसाइटी की प्रॉब्लम थी। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल मॉडल।
इसको बोलते हैं सस्टेनेबल मॉडल, कि ऐसा मॉडल जिसमें हर किसी का फायदा हो। कोई भी ऐसा मॉडल जिसमें हर किसी का फायदा नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। अगर आप लोग बिजनेस प्लान कर रहे हो, इस चीज को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना, सबसे पहले प्रायोरिटी पे, कि जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही? तो ये पैसा आप लोगों को जो जस्टिफिकेशन हो रहा है वो आपका रिसर्च से हो रहा है। एमटेक में रिसर्च 1 साल का होता है, तो वो फॉर्मेलिटी होती है एक तरीके से, 1 साल का ही होता है। 1 साल में कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट आप नहीं कर पाते हो। तो यहां पे जो आपको असिस्टेंटशिप मिलती है वो टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है, टीए। जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो ना आईआईटीज में मास्टर्स के लिए, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आपको असिस्टेंटशिप कैसी चाहिए, टीए चाहिए या आरए चाहिए, टीचिंग असिस्टेंटशिप चाहिए, रिसर्च असिस्टेंटशिप चाहिए, तो आप सिलेक्ट करते हो। तो एमटेक में नॉर्मली जो असिस्टेंटशिप मिलती है वो टीचिंग के लिए मिलती है। टीचिंग मतलब आप एमटेक के लिए वहां पे गए हो, तो जो बीटेक के स्टूडेंट उस कॉलेज के अंदर हैं उनके कुछ लैब्स ले लिए या असाइनमेंट्स ले लिए या ट्यूटोरियल्स ले लिए या पेपर चेक कर लिए, तो वहां से जस्टिफिकेशन हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट आपको पैसा जो है फ्री का नहीं दे रही है आपको। और ये पीएचडी स्पेशली, पीएचडी में पैसा ज्यादा क्यों है, स्कॉलरशिप ज्यादा क्यों है? क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा है, 5 साल का ड्यूरेशन है, बड़ा प्रोजेक्ट भी है, वहां पे सस्टेन करने के लिए मेरे को ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन करना है, दैट इज द रीजन। और पीएचडीज आर फुल्ली फंडेड प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। ध्यान से समझना, अब मैं इसको अब्रॉड से लिंक करने जा रहा हूं। पीएचडीज आर वर्ल्ड वाइड फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। तो क्या ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया इंडिया में चल रहा है, ये अब्रॉड में नहीं हो सकता है? यस, अब्रॉड में भी ऐसे ही है। और अब्रॉड में तो डॉलर्स में मिलते हैं, डॉलर्स। हमें तो 38,000 मिल रहा है या 80,000 मिल रहा है, वहां तो डॉलर्स में मिल रहे हैं आपको। तो पीएचडी ध्यान से सुन लो, इसको मैं लिंक करूंगा अब्रॉड वाले पेज पे, कि पीएचडीज आर वर्ल्ड वाइड फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। पीएचडी बिना फंड्स के नहीं, बिना असिस्टेंटशिप के होती ही नहीं है। और बहुत सारी कंट्रीज में पीएचडी को पीएचडी नहीं लिखा जाता है, उसको जॉब लिखा जाता है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जॉब ओपनिंग लिखती है कि देयर इज अ जॉब ओपनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट्स आर दिस, कि आपको ये आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो भी इसके लिए रेडी है वो अप्लाई करे। ये रहा मेरा ईमेल आईडी, अप्लाई करो, राइट अ वेरी गुड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट अ रिसर्च प्रपोजल और मेरे को अप्लाई करो। तो पीएचडी एक जॉब होती है। नाउ कितने लोग एमबीए टारगेट कर रहे हो कैट के थ्रू? आईएम से एमबीए, वेरी गुड। और यू कैन ऑल्सो एंटर इनटू द आईएम्स थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, यू नो दिस थिंग। आप आईएम्स में गेट के थ्रू भी एंटर कर सकते हो, एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, एफपीएम। ये भी रिसर्च प्रोग्राम है, 3 साल से 5 साल का प्रोग्राम है, और इसमें स्कॉलरशिप आपको 25,000 से 35,000 पे पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलता है। नाउ मैनेजमेंट, हर आईआईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, मैनेजमेंट कोर्सेज। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर एक चीज बताओ गेस्ट के थ्रू बेस्ट क्या हो सकती है, क्या मिल सकती है, वो अब बंद हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। दैट वाज निटी बॉम्बे। सुना किसी ने नाम निटी बॉम्बे? सुना निटी बॉम्बे का नाम? नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू द आईएम बॉम्बे। अभी कन्वर्ट हो गया आईएम बॉम्बे में। वहां पे 3 कोर्सेज होते थे और गेट के थ्रू एंट्री होता था। और जितने भी नॉन कोर ब्रांचेस के बच्चे हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के अलावा सभी टारगेट करते थे निटी बॉम्बे, क्योंकि वो उनके लिए एक बेस्ट एक प्लेटफॉर्म था पैसा कमाने का और एक अच्छा वहां से प्लेसमेंट लेने का। अब वो तो कन्वर्ट हो गया आईएम बॉम्बे में, बट स्टिल ऑल आईआईटीज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज। अब डिफरेंस क्या होता है सर आईएम से एमबीए करने का और आईआईटी से एमबीए करने का? अब एंट्री किसके थ्रू मिल रही है? गेट के थ्रू। गेट कौन लिख रहा है? टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर लिख रहे हैं। क्लास के अंदर कौन बच्चा बैठा होगा? सारी ब्रांच के बच्चे बैठे होंगे। तो सर प्रोग्राम किस तरीके के होंगे? फाइनेंस अकाउंट्स नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा, एचआर नहीं होगा। प्रोग्राम्स होंगे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इन डोमेन्स में तुम एमबीए करते हो, मैनेजमेंट कोर्स करते हो, और जिसकी नीड है इंडस्ट्री को इस टाइम पे।
कुछ नाम ले रहा हूं डिपार्टमेंट्स के जो आईटी के अंदर हैं, और निटी बॉम्बे के बाद अब जो पूरी मार्केट शिफ्ट कर गई है वो शिफ्ट कर दी है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास, IOR IIT बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट IIC बेंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज IIT दिल्ली। हर आईटी के अंदर, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, बच्चा मैनेजमेंट कोर्स टारगेट करता है, रीजन क्या उसके पीछे? मैनेजमेंट कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज में मैनेजमेंट को कुछ लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, रीजन क्या लगता है आपको? क्या रीजन है? एक ही सिंपल, पैसा। अल्टीमेट पैसा चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, बहुत अच्छी। मैनेजमेंट कोर्सेज में आपको जॉब प्रोफाइल क्या मिलते हैं? काम करने वाले कि काम करवाने वाले? काम करने के पैसे ज्यादा होते हैं, काम करवाने के पैसे ज्यादा होते हैं? काम करवाने के पैसे ज्यादा होते हैं। तो अगर तुम एमटेक कर रहे हो लेट अस सपोज एरोस्पेस में, और अगर तुम कर रहे हो डॉम्स कर रहे हो आईटी मद्रास से, एमएस प्रोग्राम है वहां पे, तो प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली आपको ज्यादा हाई पैकेजेस मिलेंगे मैनेजमेंट कोर्सेज में। बात आ गई समझ में? तो हर आईटी, हर एनआईटी के अंदर मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर एंड दैट इज द नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज। आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज की नीड है वो स्पेशलाइज्ड लोगों की है, स्पेशलाइज्ड पर्संस की। अब वो टाइम गया कि मेरे को नीड है, इंडस्ट्री को नीड है बीटेक मैकेनिकल, बीटेक सिविल, इलेक्ट्रॉन, नो डाउट वो नीड रहेगी, लेकिन जो ज्यादा नीड है वो स्पेशलाइज्ड पर्संस की है। रीजन मैंने आपको बता दिया, हमें यहीं पे चीजें बनानी है। इंडस्ट्रीज को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से, यहीं बनाओ भाई चीजें, इंपोर्ट करना कम कर दो, यही मैन्युफैक्चर करो जितना ज्यादा हो सकता है, जितना हो सकता है यही मैन्युफैक्चर करो, तभी ये कंट्री डेवलप होगा, अदरवाइज कभी नहीं हो सकता डेवलप ही, अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं बनाओगे चीजें। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंप्यूटर साइंस में आप लोगों ने सुना होगा बहुत तगड़ा इस टाइम पर रिसेशन चल रहा है, सुना है आप लोगों ने कि कंप्यूटर साइंस में लोगों की जॉब्स नहीं लगी हैं। आईटीज के अंदर भी बीटेक लेवल पे जो प्लेसमेंट्स है वो 25% रहा है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का। रीजन आपको क्या लगता है क्या है? को बता सकता है? प्रोजेक्ट्स नहीं है मार्केट में, प्रोजेक्ट्स नहीं है, क्या लगता है आपको क्या रीजन रहा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है रिसेशन वाला इस स्टेज पे। कंप्यूटर साइंस में ट्रबल पता है क्या हो गया है? आप 4 साल में जो चीजें लर्न कर रहे हो ना, पता लग रहा है हर तीसरे चौथे साल आके वो सारी चीजें चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर गया है, उसकी नीड ही नहीं है अब मार्केट में, उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है मार्केट में। कोविड के टाइम पे आपको क्या लगता है कि एजुकेशन, वी आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन इंडस्ट्री को किस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए होंगे? क्या जो उस टाइम पे 2020 में नीड हुई होगी, क्या आज एडिटेक कंपनी को वैसे ही प्रोजेक्ट चाहिए होंगे? नहीं। अब क्या ये ओनली एडटेक कंपनी इंडस्ट्री के साथ एप्लीकेबल है? नहीं। कोई टाइम्स आपने सुना होगा कोडिंग 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 आती है आपको? हाँ जी आती है, तो तेरी जॉब लग जाएगी। यही टाइम चैट जीपीटी ने बहुत आसान कर दी ये चीजें, लिख लिख के दे रहे हो। आज कोई टाइम था, आज से 8-10 साल पहले हम लोग डेटा की बात करते थे, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा 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 की बात करते थे, खत्म। आज किस चीज की बात हो रही है? एआई की। आज हम लोग एआई की बात करेंगे, उस डेटा का यूज करके मेरे को टूल्स क्रिएट करने जिससे लोगों का काम आसान हो। चैट जीपीटी क्या है? एआई टूल ही है, लेकिन वो किस 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 चीज के ऊपर बेस्ड है? सारा डेटा के ऊपर बेस्ड है सारा, कि जितना भी डेटा पड़ा है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर सारा उसमें से बेस्ट निकाल के दे रहा है आपको क्रक्स। और ये नीड है इस टाइम पे एआई का। बात आ गई जी समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है आपका हायर स्टडीज के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, माइक लगा लो। हाँ जी, हेलो, एम ऑडिबल? ओके, सो हायर स्टडीज की हम लोग बात कर रहे थे। तो हायर स्टडीज में मैंने आपको बताया मैनेजमेंट में आपके पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द अब्रॉड स्टडीज। अब्रॉड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि पीएचडीज आर फुल्ली फंडेड प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड, फुल्ली फंडेड प्रोग्राम। आप में से कितने लोग हैं जिसका सीजीपी यहां पे 8+ है? 8+ सीजीपी?
8 प्लस CGPA है किसी का? है? अच्छा 7.5 प्लस 7.5 प्लस, ओके। देखो अगर तुम अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, चलिए सर माइक चलिए। हेलो हेलो, ओके। सो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए? वेरी गुड वेरी गुड। आपको क्या लगता है कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा? अगर कौन सा पेपर? GRE, तो उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा? श्योर है ये? कितना मिलेगा? डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में। ओके, और कोई? और कोई? GRE क्वालिफाई, ये वर्ड स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि GRE क्वालिफाई नहीं होता है। GRE में मार्क्स आते हैं कि आपका जितना स्कोर अच्छा होएगा उसके बेस पे, लेकिन ओनली GRE स्कोर इज नॉट द क्राइटेरिया टू गेट द स्कॉलरशिप। आपका प्रोफाइल देखा जाता है। ध्यान से सुनना जो लोग अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, और मेरा मानना यह है कि हर किसी को अब्रॉड से पढ़ के आना चाहिए। रीजन उसके पीछे क्या है? यहां पे कौन सी स्टेट से बच्चे बैठे हैं? पंजाब से बैठे हो, हरियाणा से है, हिमाचल से हो, अदर स्टेट से हो कोई? यस, वेरी गुड। अब हमें ना पूरी लाइफ ना एक्सप्लोर करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तुम निकलोगे ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर, उतना तुम ग्रो करोगे, उतना तुम लर्न करोगे, उतना तुम लर्न करोगे। जितना तुम लर्न करोगे उतना ग्रो करोगे। और सबसे आसान रास्ता अब्रॉड जाने का जो है वो PhD है। PhD मास्टर्स लेवल पे, जैसे आप लोगों में से किसी ने बीच में बोला कि सर 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख, बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपके पेरेंट्स के, हर किसी के पेरेंट्स के हार्ड अर्नड मनी होती है, हार्डेड अर्नड मनी होते हैं, प्लीज वेस्ट करके मत जाना, प्लीज। अगर आपको लगता है कि सर उन्होंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तब भी मैं बोल रहा हूं नहीं जाना है पैसा वेस्ट करके, अनटिल और अनलेस कि आपको मास्टर्स लेवल पे स्कॉलरशिप मिल रही हो और आपका खर्चा 5 लाख 8 लाख इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, देन यू गो फॉर द मास्टर प्रोग्राम अब्रॉड, अदरवाइज मत जाओ। अगर तुम टारगेट कर रहे हो अब्रॉड के लिए, तो रास्ता जो है, पहला मैं मास्टर्स की ही बात कर रहा हूं। मास्टर्स में थ्रू गेट एग्जामिनेशन देयर आर 4 इंस्टीट्यूट्स, देयर 4 यूनिवर्सिटीज जो मास्टर्स के लिए एंट्री देते हैं गेट एग्जाम के थ्रू। किसी को पता वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है अब्रॉड में जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है? 4 यूनिवर्सिटीज, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, RWTH जर्मनी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स में इनटेक करते हैं। और तुम्हारा गेट में स्कोर जितना अच्छा होगा, उसके बाद गेट स्कोर, ये GRE स्कोर, GRE इज रिक्वायर्ड फॉर द USA, IELTS आपको यूरोप वगैरह के लिए, इनके लिए रिक्वायर्ड होता है। आई नेवर रिकमेंड कैनेडा और ये बाकी सारी कंट्रीज। USA में सबसे कॉस्टली होता है मास्टर प्रोग्राम, 40 से 45 लाख तुम्हें लग जाता है खर्चा, और मैक्सिमम तुम्हें जो स्कॉलरशिप या फीस वेव हो सकता है वो 20 से 25% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। फिर लिविंग एक्सपेंसेस भी वहां पे ज्यादा है। तो अगर तुम USA टारगेट कर रहे हो, आफ्टर द बैचलर टारगेट डायरेक्ट PhD अब्रॉड, डायरेक्ट PhD। या अगर अब्रॉड में अगर तुम टारगेट कर रहे हो, तो 2 चीजों के बेस पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, 2 चीजों के बेस पे। ध्यान से सुनना, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम है चाहे वो PhD प्रोग्राम है। सबसे पहला तुम्हारा उसमें जो रोल है वो तुम्हारी CGPA का है। CGPA का बहुत बड़ा रोल है आपका इसमें, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। डायरेक्ट PhD 8+ रिक्वायर्ड है। अगर आपका 8+ है देन यू कैन अप्लाई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द अब्रॉड स्टडीज इज योर प्रोजेक्ट, योर BTech प्रोजेक्ट। या अगर तुम मास्टर्स के बाद PhD के लिए अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, देन योर मास्टर्स प्रोजेक्ट। अब BTech प्रोजेक्ट है, मास्टर प्रोजेक्ट, हमें लगता है BTech लेवल पे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हमने सिर्फ बनाया जिसमें कोई मॉडल बन गया या कुछ उस तरीके से, उससे मतलब नहीं होता है। उसमें रिसर्च एक्यूमेंट होना जरूरी है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे चेक करना है कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या तुम्हें प्रोजेक्ट्स फाइंड करने में बैचलर लेवल में प्रोजेक्ट को ढूंढने में बहुत ज्यादा ट्रबल आता है, मिलते ही नहीं है प्रोजेक्ट। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है।
आईआईटीज का साइट खोलो, वहां पे उस प्रोफेसर, उस जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड तुम्हें करना है, सपोज थर्मल से रिलेटेड करना है, थर्मल डिपार्टमेंट खोलो, वहां पे सारे प्रोफेसर आ रहे होते हैं, सारे प्रोफेसर की लिस्ट आ रही होती है कि कौन कौन से थर्मल डिपार्टमेंट के अंदर जो है स्पेशलाइजेशन के अंदर प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना क्लियरली सारा डिटेल में मेंशन किया होता है कि मैं किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, और क्लियरली मेंशन किया होता है, वहां से तुम्हें आइडिया कंसीव होगा। उनकी एक छोटी सी बीच में से कोई चीज उठा के उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, हेल्प आपके प्रोफेसर कर देंगे, यहाँ पे हेल्प यहीं पे आपके प्रोफेसर कर देंगे। तो आपका सीजीपीए का बहुत बड़ा रोल है अगर आप अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, और आपका बीटेक प्रोजेक्ट। इसके अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर रिसर्च प्रपोजल्स, योर कवर लेटर्स, योर मोटिवेशन लेटर्स, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें लगता है कि आईएलटीएस में मेरे अगर 6.5 बैंड आ गए या 7 बैंड आ गए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। यार मास्टर्स लेवल, बैचलर लेवल पे, जैसे इंडिया एज ए कंट्री के अंदर बहुत यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे इजीली एडमिशन हो जाता है, वो अब्रॉड में भी है एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे अब्रॉड की बात करें, तो आपको compete करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बाकियों से अलग करना पड़ेगा। तो उसमें आपका सीजीपीए का बहुत बड़ा रोल है, आपका रिसर्च प्रपोजल का, आपके बीटेक प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। आ रही है जी बात, समझ में नहीं आ रही है? तो आपको अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज जिसको बोलते हैं, वहां पे आपका ट्यूशन फीस वेव ऑफ होता है, ट्यूशन फीस होता ही नहीं है पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर यूरोप के अंदर। तो अगर तुम मास्टर्स करना चाहते हो तो यूरोप की तरफ टारगेट करो, जहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में फीस नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारा रहने खाने पीने का खर्चा होता है, और वो जो खर्चा मैक्सिमम 10-12 लाख रुपए तक आता है, इससे ज्यादा नहीं आता खर्चा। उसके बाद एक तरीका मैंने बताया मास्टर्स का, ये दूसरा मैंने तरीका बताया अब्रॉड के लिए डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, और डायरेक्ट पीएचडी एज ऑफ नाउ ओनली यूएसए में अवेलेबल है और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होती है। और सारा का सारा जो पावर है वो प्रोफेसर के हाथ में होती है अब्रॉड में। ध्यान से समझना इस चीज को, प्रोसेस को। यहां पे अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हो, आईआईटी को अप्लाई करते हो। अब्रॉड में ऐसा नहीं है, वहां पे हमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है। हम लोग डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं, हम अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्रोफेसर का प्रोफाइल देखा हमने बहुत अच्छे तरीके से, उसके रिलेटेड हमने लिखा अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको मेल कर दिया हमने, कम से कम 100, 150, 200 मेल करनी है हमने अलग अलग जगह पे। प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, 100 को मेल करोगे तो आपको 15 से 20 रिप्लाई करेंगे, 15 से 20 रिप्लाई करेंगे, ओके सो आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, सो इट इज क्वाइट गुड एंड दिस टाइप प्रोफाइल आई एम लुकिंग फॉर माय प्रोजेक्ट, ओके कैन यू मीट ऑन द जूम, ऐसे बोलते हैं आपको, ऐसे रिप्लाई करते हैं। तो जूम पे वो मीटिंग करेगा, फिर आपके साथ जूम पे या गूगल मीट पे मीटिंग करेगा, फिर आपसे वो डिस्कशन करेगा कि अच्छा आपने क्या काम किया है, क्या करना चाहते हो, इसके बाद मेरे अंडर क्यों प्रोजेक्ट करना चाहते हो, वो आपका इंटरव्यू लेगा, राइट। और अगर प्रोफेसर ने आपको यस बोल दिया, प्रोफेसर ने अगर आपको यस बोल दिया, तो यूनिवर्सिटी को अप्लाई करना, एडमिशन, वीजा, ये सब फॉर्मेलिटी है। और वहां पे जो स्कॉलरशिप है यूएसए वगैरह में पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए $2200 पर मंथ से स्टार्टिंग होता है, एंड दैट गोज अप टू $4500 पर मंथ। और वो जैसे मैंने आपको बोला, वो जॉब है, 5 दिन का जॉब है, 2 दिन फ्री हो, कोई लेबर वर्क नहीं करना तुम्हें, कोई अलग से घर से पैसा मंगवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जाने का खर्चा तुम्हारा 1.5 से 2 लाख से ज्यादा नहीं है। चाहे तुम डायरेक्ट पीएचडी की बात कर लो अब्रॉड के लिए, या तुम इंडिया से मास्टर्स करके पीएचडी के लिए अब्रॉड टारगेट करो, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट ऑप्शन। कि डू मास्टर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, गुड इंस्टीट्यूट्स, सीजीपी अच्छा मेंटेन करो, अपना प्रोजेक्ट मास्टर्स में बहुत अच्छा करो, और पीएचडी के लिए अप्लाई कर दो अब्रॉड। और जो तुम्हारा 2 लाख रुपए मैक्सिमम खर्चा आएगा, वो तुम्हारा पहले 4 महीने में पूरा हो जाएगा वहां पे। मान लो तुम्हें $2200 मिनिमम डॉलर स्कॉलरशिप भी मिलता है, जिसमें तुम्हारा खर्चा वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस $1200 से $1500 है मैक्सिमम। $600-700 पर मंथ तुम सेव करते हो, उसको तुम 4 महीने में पूरा कर लोगे अपने 2 लाख जो तुम्हारे यहाँ पे लगे हैं जाने से पहले। बात आ रही है जी, समझ में नहीं आ रही है? तो अब्रॉड जाना है मास्टर्स के लिए, फ्रॉम माई साइड सजेशन इज टारगेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज इन द यूरोप साइड। दूसरा डायरेक्ट पीएचडी यूएसए। तीसरा पीएचडी आफ्टर मास्टर्स, डू मास्टर फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। ये टारगेट करो, बिलीव मी फ्रेंड्स। और जैसे मैंने आपको पहले बोला, जैसे कि गेट एग्जाम हर किसी को देना चाहिए, हर किसी को अब्रॉड का एक्सपोजर लेना चाहिए। आईटी से तुम मास्टर्स करने जा रहे हो, इस क्लास में 2-3 स्टेट का बच्चा बैठा है, वहां पे और 29 स्टेट्स का बच्चा मिलेगा, तुम्हें लर्निंग बहुत जबरदस्त होगा।
और इस रीजन में, सॉरी फॉर दिस, पंजाब या इस रीजन्स के अंदर तो यार पढ़ाई वाला कल्चर ही नहीं है ही नहीं कल्चर यहाँ पे पढ़ाई वाला। ISRO ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजॉरिटी लोग किस स्टेट से ज्यादा होते हैं, किस साइड से? प्राउड लगता है ना बोलते हुए, प्राउड फील होता है। आप लोग क्यों नहीं हो, इधर से क्यों नहीं है हम लोग? क्योंकि हमें ना वो नहीं है, फैक्ट्री नहीं है कि यार मेरे को एक ISRO ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और मेरे को प्राउड फील होना है और मेरे को अपनी कंट्री के लिए काम करना है। वो है ही नहीं, वो बग ही नहीं है हमारे अंदर। बग क्या है? कनाडा जाना है, 25-30 लाख खर्च करके जाना है, वो है। तो उस चीज से हटो और एक नया ट्रेंड स्टार्ट करो। कैपेबिलिटी आप लोगों में किसी भी, हम लोग पूरी इंडिया से डील करते हैं, योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरे इंडिया से डील करते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, यू ऑल आर मोर कैपेबल देन देम। उनसे आप कहीं ज्यादा कैपेबल हो। चाहे हम कम्युनिकेशन के हिसाब से बात करें, हमें लगता है कि साउथ इंडियंस की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो इंग्लिश स्पीक करते हैं, जैसे हम लोग पंजाबी या हिंदी बोलते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। बट उनके अंदर पैशन है, उनके अंदर पैशन है। यूपी बिहार का स्टूडेंट, उनके अंदर पैशन है गवर्नमेंट जॉब का, है कि नहीं है? उनको पैशन है। गुजरातीज, गुजरात पैशन है बिजनेस को लेके, हमें पैशन है कनाडा जाने को लेके, और किस तरीके से? पैसा वेस्ट करके। ये तरीका नहीं है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो अगर तुम अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, ये तरीका है अब्रॉड के लिए। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट टाइम हम लोग डेडिकेटेड अब्रॉड से रिलेटेड करेंगे। डॉक्टर विजेंद्र आएंगे, वो आपको बताएंगे सारा। और बड़े एवरेज बच्चे, बड़े एवरेज स्टूडेंट जो हैं वो अब्रॉड गए हैं स्टडीज के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज ये है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था प्रेजेंटेशन, कि जितना भी मैं यहाँ पे आज आपसे ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अच्छी ना हो और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आसानी से मिल जाएगी। जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो सारी वही ऑप्शंस हैं जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी चीज, और भी सारी चीजों से अच्छी पता क्या है, कि मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जो चीज मेहनत से मिलनी है वो मेहनत से ही मिलेगी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और जो मेहनत करेगा वो ले जाएगा, जो एफर्ट करेगा वो ले जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे इंजीनियरिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत आसान है करियर बनाना, बहुत आसान है। और ये ट्रेंड रहेगा अगले 3-4 साल। जैसे सर ने बोला कि फर्स्ट ईयर में सर इस पर एडमिशन अच्छी हुई है, मैं हर कॉलेज में विजिट कर रहा हूँ, हर कॉलेज में सेमिनार्स देखना बहुत डाले हैं मैंने। तो फर्स्ट ईयर से अब ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो गया, स्पेशली इस कोर डोमेन में, मैकेनिकल डोमेन में स्टूडेंट्स अब एडमिशन लेना स्टार्ट हो गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कंप्यूटर साइंस, कि कंप्यूटर साइंस में लोगों को पता लग गया कि भाई इस तरीके से नहीं बनेगा कंप्यूटर साइंस में करियर, जितना पहले आसानी से हो रहा था। कंप्यूटर साइंस में ट्रबल और आएगा आने वाले टाइम पे। और कंप्यूटर साइंस में कोई रिसेशन नहीं चल रहा, कंप्यूटर साइंस में बस ट्रबल क्या चल रहा है, हायरिंग फायरिंग पैरेलल चल रही है। जो लोग बैठे हैं जॉब पे उनको पूछ रहे हैं ये नई टेक्नोलॉजी सीखोगे, 6 महीने का टाइम है, नहीं जी ठीक है जाओ, अगला ऑलरेडी सीख के आ रहा है। ये चल रहा है इस टाइम पे कंप्यूटर साइंस में। और मास्टर्स लेवल पे स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन से बेनिफिट क्या होगा, हायर स्टडी से आपको क्या बेनिफिट होंगे? 2 चीजें। सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूं, सबसे पहली चीज मास्टर्स टारगेट करो इंडिया के वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट से। उससे तुम्हारा क्या होगा, ब्रांडिंग होगा, तुम्हें लोग जानेंगे, सर आई एम द एलुमनी ऑफ दिस कॉलेज, आई एम द एलुमनी ऑफ, आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम दिस कॉलेज। जिसको लोग जानते हो वो ब्रांड होता है, वो ब्रांड होता है। दूसरा स्पेशलाइजेशन, अपने आप को उस झुंड से बाहर कर लो, अपने आप को उस झुंड से बाहर कर लो, स्पेशलाइजेशन। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि आप लोगों को हायर स्टडीज में क्यों जाना चाहिए। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर, लर्निंग, जो तुम्हें पूरी जिंदगी काम देगा, पूरे लाइफ जो तुम्हें काम देगा। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? राइट नाउ कुछ कर, हाँ मैं 2 मिनट करता हूँ, चलेगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट 2 गेट पेपर्स। आप लोगों में से कोई XE पेपर के बारे में जानता है? गेट इन XE, इंजीनियरिंग साइंसेस, जानता है इस पेपर के बारे में?
नहीं जानते? कोई है जो जानता है एक्सी के बारे में? चलो, गेट का पेपर जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि आप 2 गेट पेपर दे सकते हो एट ए टाइम। एक तो एरोस्पेस से दे ही सकते हो, ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ कि अगर आप गेट इन एरोस्पेस देते हो तो मास्टर्स के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहती हैं, किन किन डोमेन में आप अप्लाई कर सकते हो? कोई बता सकते हैं मेरे को? एक एक करके बोलते रहो। मास्टर्स की आप लोगों के पास स्पेशलाइजेशन की क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं? एक तो मास्टर्स इन एरोस्पेस ही हो गया, और बताओ? मास्टर्स इन एरोडायनेमिक्स, ठीक है। ये बेसिकली एरोस्पेस की स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। जैसे आईटी मद्रास के अंदर 3 स्पेशलाइजेशंस हैं, एरोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर और फ्लूइड, शायद 3 है। तो उसमें कोई, अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये जो एरोस्पेस है, ये जो डोमेन है जिसमें आप पेपर देते हो, ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, ये स्पेशलाइज्ड डोमेन नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है। इसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर आप गेट इन एरोस्पेस देके, अगर आपको लगता है कि मैं जब एरोस्पेस के लिए अप्लाई कर रहा हूं किसी भी आईटी के अंदर, तो ओनली मैं एलिजिबल हूं, वहां पे हर ब्रांच का बच्चा उसमें एलिजिबल है। 4-5 आईटीज के अंदर एरोस्पेस ब्रांच है। कौन कौन से में आईटीज के अंदर स्पेशलाइजेशन इन एरोस्पेस? बोलो। आईटी मद्रास और आईटी खड़गपुर, यस, और कानपुर, यस, और बॉम्बे, यस, और आईसी बेंगलोर, आईएसटी, गुड। तो ऑलमोस्ट 7-8 आईटीज के अंदर आपके पास एरोस्पेस स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। नाउ इसके अलावा सर और क्या डोमेन्स होती हैं? देखो, पहला ब्यूटी गेट एग्जाम का, एक एग्जाम के थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो रही हैं। दूसरा ब्यूटी गेट एग्जाम का कि तुम कितने भी नंबर ले आओ, कितने भी नंबर ले आओ, ये आज की सिचुएशन बोल रहा हूं मैं, आने वाले 3-4 साल के बाद क्या होगा मेरे को नहीं पता, कि तुम कितने भी नंबर ले आओ तुम्हारा किसी ना किसी आईटी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन नहीं है तुम्हारे पास, मल्टीपल जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एनर्जी साइंस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एक एरोस्पेस इंजीनियर एनर्जी साइंस में क्या करेगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये डोमेन है क्या चीज है? मटेरियल साइंस, स्पेशलाइजेशन इन थर्मल, ई व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं आपके पास जिसमें तुम बीटेक इन एरोस्पेस, और अगर तुम गेट इन एरोस्पेस दे रहे हो तो तुम्हारे पास ओनली एक ऑप्शन नहीं है मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, तुम्हारे पास रफली 15 से 20 स्पेशलाइजेशंस हैं, रफली 15 to 20 स्पेशलाइजेशन जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो, जिसमें तुम अप्लाई कर सकते हो। क्या कोड होता है आपका एरोस्पेस का? ए, पहला ही है ना। देखो, 2 गेट के पेपर तुम लोग दे सकते हो। अगर पहला पेपर तुम एरोस्पेस से दे रहे हो तो दूसरा पेपर तुम सिविल इंजीनियरिंग से दे सकते हो, मैकेनिकल से दे सकते हो, या एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस। अब इंजीनियरिंग साइंसेस का किसी को भी नहीं पता यहां पे। एक्सी क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, 30 नंबर फिक्स्ड है और ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या मैं बोलूंगा इजीएस्ट वे है टू एंटर इनटू द आईटी सिस्टम फॉर एनी स्पेशलाइजेशन जो तुमने सोची हो। एक्सी 30 नंबर तो फिक्स है, 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 15 नंबर का क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, और रहा पीछे कितना रह गया? 70 मार्क्स। अब एक्सी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक सॉलिड मैकेनिक्स, जिसमें आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और वाइब्रेशन पढ़ते हो। दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशंस पढ़ते हो, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन वगैरह। तीसरा मटेरियल साइंस, शायद आप लोग नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो मटेरियल साइंस? नहीं पढ़ते हो। चौथा फ्लूइड मैकेनिक्स। 4 टॉपिक होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब एक्सी के अंदर क्या होता है, इन 4 में से आपको 2 पढ़ने हैं, इन 4 में से 2 पढ़ने हैं आपने, और एक पेपर 35 नंबर का आएगा, दूसरा पेपर 35 नंबर का आएगा। तो 35 + 35 70 + 30 100। आपको पूरा एरोस्पेस ये आपका अपने सारे सब्जेक्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एरोस्पेस से पेपर दिए एक्सी से दें,
मेरी तरफ से आप लोगों को सजेशन ये है, एक्सी से दो। रीजन, आपका मेन टारगेट सर मेरे को एरोस्पेस में ही जाना है, इसके बाद तो एलिजिबल हो तुम एक्सी के थ्रू, तुम एक्सी के थ्रू एलिजिबल हो। और कंपटीशन बहुत कम है एक्सी में, मैं दिखा रहा हूं अभी आपको। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? तो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास है, 4 में से 2 चूज करने होते हैं। ये उसी टाइम जिस टाइम तुम पेपर देने जाते हो ना, उसी टाइम ऑप्शन आता है कि 4 में से कौन से 2 करने हैं आपने, और 30 नंबर तो आपके फिक्स्ड है। तो ये एक्सी पेपर को टारगेट करो आप लोग, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं और तुम इजीली 3 महीने के अंदर इसको तैयार कर सकते हो, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, और तुम आईआईटी में बैठ सकते हो। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो एक्सी पेपर तुम लोग टारगेट कर सकते हो इंजीनियरिंग साइंसेस का। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है। जो सब्जेक्ट तुम्हारे कॉलेज में पढ़ रहे हो और जो गेट के एग्जाम के सिलेबस के अंदर भी है, उसको ढंग से पढ़ो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो। अगर ये तुमने 2 चीजें कर ली ना, सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लिया और अगर तुमने उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर ढंग से लगा लिए, बिलीव मी फ्रेंड्स, 40-45 प्लस मार्क्स आपके इसी से आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों को लगता है कि गेट का एग्जाम डिफिकल्ट है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि गेट का एग्जाम डिफिकल्ट होता है? अब हैंड रेज ही रखना, हैंड रेज ही रखना। अगला मेरा क्वेश्चन है, आप लोगों में से कितनों ने गेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की कोशिश किया? सिर्फ 1, 2। अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्या उससे पहले आपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किया? नहीं। तो आंसर मेरे को ये बताओ कि ये स्टेटमेंट कहां से आ गई कि गेट डिफिकल्ट है? बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? अब मैं एक्चुअल में क्या पर्पस क्या है मेरा ये बोलने का, क्योंकि हमें रीजन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। रीजन कि भाई रीजन क्या उसके पीछे, क्यों लग रहा है डिफिकल्ट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं उठा के देखा और हमें लग रहा है डिफिकल्ट है। कैसे लग गया डिफिकल्ट है? सर बोलते हैं लोग, लेकिन उसको मैंने जानने का कोशिश नहीं किया और वही रैट रेस पकड़ ली। इसी को बोलते हैं रैट रेस। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। आज के टाइम पे गेट क्वालिफाई करना 3 महीने की गेम रह गई है, बिलीव मी, 3 महीने। और वो टाइम गए कि मेरे को 60-70 प्लस नंबर लेने हैं। नहीं, रिक्वायरमेंट 80 नंबर का पढ़ो, ढंग से पढ़ो और 40 प्लस नंबर ले आओ, तुम्हारा सेटलमेंट हो जाएगा। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही कि नहीं आ रही है? अब बताओ, डिफिकल्ट है पेपर? है डिफिकल्ट पेपर? है? ऐसे कैसे कह दोगे नो? क्वेश्चन तो तुमने लगाया ही नहीं, ऐसे कैसे कह दोगे नो? लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले तुम्हें अपने सब्जेक्ट को, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी उसके क्वेश्चन लगाने का फायदा है। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार लगाना है, हाथ से लगाना है। क्योंकि जब तुम हाथ से लगाने लगोगे ना, तो आपको पता लगेगा तुम गलतियां कहां पे करते हो। यूनिट कन्वर्ट करना भूल गए, एक को ले लिया हमने दूसरे सिस्टम में, दूसरे को ले लिया हमने किसी और सिस्टम में, एक में किलो न्यूटन में ले रहे हैं, एक में न्यूटन में ले रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन। दूसरा, कंसेप्ट ही गलत लगा दिया, फॉर्मूला कुछ और आना था, इस केस में कुछ और लगा दिया। तीसरा, सब कुछ सॉल्व सही कर दिया, एंड में जल्दी जल्दी में ए की बजाय बी मार्क कर दिया। ये मिस्टेक्स हैं जो तुम करते हो प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस करना इसीलिए जरूरी है। चौथा, जब आप प्रीवियस ईयर लगाने लगते हो तो तुम्हें एक ट्रेंड पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, और तुम्हें ट्रेंड पता चलता है। बात आ गई समझ में? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल, सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन रेलेवेंट होने जरूरी है। एनपीटीईएल का नाम सुना है किसी ने? एनपीटीईएल एक प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आईटीज के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, लेकिन उनको लोग नॉर्मली फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो इन द सेंस कि कोई प्रोफेसर्स ही हैं जो टीचर्स हैं, अगर उनको कोई कंसेप्ट समझना होता है वही फॉलो करते हैं। आप लोगों में से स्टूडेंट लेवल पे मेरे को लग रहा है शायद 1-2% बच्चे होते होंगे जिन्होंने उनके लेक्चर्स को सुना है कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स होती हैं,
उन साइंस में गेट के रेलेवेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर्नशिप पीरियड मेरे को नहीं पता यहाँ पे होता कि नहीं होता 6 मंथ्स या 6 वीक्स का, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो और पेशेंट में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। अब मेरे को एक चीज आपको दिखानी है, है ना? अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है, बस मेरे को इनको ना आईआईसी बेंगलोर का वो दिखाना है। देखो आईआईसी बेंगलोर ने इस बार पेपर कंडक्ट करवाया, उसमें बहुत अच्छा स्टैट्स दिए निकाल के, जबरदस्त स्टैट्स। ये पीडीएफ आईआईसी बेंगलोर ने अपनी साइट पे रखी हुई है। देखो जो मैंने अभी तक आपको बातें बोली है ना, यहां पे उसके प्रूफ हैं। पेपर वाइज, कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। मैंने आपको बोला था कि 30 नंबर से नीचे 70% बच्चे जो ग्रेड क्वालिफाई करते हैं उसके 30 से कम नंबर होते हैं। यहां पे चेक कर लो, एक्सेप्शन है टू बी वेरी फ्रैंक एरोस्पेस में, ये मैंने आज मॉर्निंग में चेक किया, इसमें काफी अच्छा स्कोर किया बच्चों ने। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे मैकेनिकल वगैरह के साथ, अब ये देखो यहां पे सिर्फ 1000 बच्चा क्वालिफाई किया है एरोस्पेस में, ओनली 1000 बच्चा, ओनली 1000। और इसमें कितने बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 40 से कम है, ऑलमोस्ट 500 बच्चे, तो मतलब 50% रह गए। और आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, ये जितने क्वालिफाई किए ना 60 प्लस 50 प्लस मार्क्स, ये मेजॉरिटी बच्चे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एरोस्पेस के लिए नहीं। अब आप बोलोगे सर आप किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? वी आर द प्लेटफॉर्म जो इसमें डील कर रहा है, हमें पता है। आईआईटी मद्रास एमएस प्रोग्राम एरोस्पेस के अंदर बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए, बोइंग एंड एयरबस में भी शायद आपके लोगों के लिए ड्रीम कंपनी होगा वो, और ये हर आईटी में एप्लीकेबल है और बहुत आसान है। सिर्फ 1000 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है एरोस्पेस में गेट का एग्जाम, ओनली 1000। और यहां से आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो कैटेगरी वाइज। अब देखो तो सही भाई, अब अपनी अपनी कैटेगरी से इसको रिलेट कर लो। देखा किसी ने स्टैट से? देखे थे, देखे थे? तब भी मोटिवेशन नहीं आया करने का। उसके बाद जो दूसरे ब्रांच की मैं बात कर रहा था आपको, एक्सी की, ये रहा एक्सी। अब इस एक्सी के पेपर को ना मैकेनिकल वाले भी देते हैं, टेक्सटाइल वाले भी देते हैं, फूड टेक वाले भी देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इसमें ना 7-8 पेपर होते हैं। आप लोगों ने इसको एनालिसिस किया नहीं अभी ढंग से, इस कारण से नहीं पता है। इससे मत आइडिया लगाना कि सर वहां तो 1000 बच्चा क्वालिफाई था, यहां तो 2400 बच्चा क्वालिफाई है, इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें मोर देन 50% ऐसे बच्चे हैं जो फूड टेक, टेक्सटाइल, इन डोमेन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसमें और भी पेपर होते हैं, 7-8 टॉपिक होते हैं जिसमें से 2 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो एक्सी एक, और इसमें देख लो आप 60 प्लस या 70 प्लस मार्क्स कितने परसेंट बच्चों के हैं आउट ऑफ टोटल। तो एक्सी एक आप लोगों के पास ऑप्शन है। बात आ गई समझ में? नाउ इन द एंड एनी क्वेरी इफ यू हैव। कोई आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई किसी तरह का कोई डाउट आपके दिमाग में आया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरे को आंसर मिले हैं प्रेजेंटेशन में। यहां पे कोई भी डाउट आपके पास हो किसी भी तरीके का, चीजें समझ में आई है कि नहीं आई आज? कुछ अलग तरीके से चीजों को सोचने का नजरिया बनेगा कि नहीं बनेगा? यस प्लीज।
के चल रही स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना जाना होवे ਉਹਨੇ ਅਬਾਊਟ ਸਟੱਡੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ बैठ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसको देखो, ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसोर्सेज फैसिलिटीज कहाँ पे बेटर आपको मिलेगा, ऑब्वियसली अब्रॉड। और उसका रिकग्निशन अगर आप अब्रॉड से आ रहे हो करके आ रहे हो तो उसको यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगा आपको। तो पॉइंट ये नहीं है कि वहाँ से करना है यहाँ से करना, पॉइंट ये है कि उससे आपको बेनिफिट दोनों को कंपैरिजन में कैसे होगा। अब्रॉड इज ऑलवेज द बेटर ऑप्शन, लेकिन कंडीशंस मैंने आपको दी है कि अगर आपको अब्रॉड टारगेट करना है तो किस तरीके से टारगेट करना है। दैट इज ऑलवेज द बेटर ऑप्शन। आप हर आईटीज हर एनआईटीज के अंदर जो प्रोफेसर्स है ना, उनके प्रोफाइल देखना, उनके प्रोफाइल देखो कौन कहाँ से बिलोंग करता है, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब्रॉड के लिए हमेशा प्रेफरेंस मिलता है। और एक चीज़ दिमाग में निकाल दो कि अगर मेरे को हायर स्टडीज़ कर लिया, मेरे को बताना है कितनों लोगों के दिमाग में है कि मेरे को अगर एमटेक या पीएचडी किया तो मेरे पास ओनली टीचिंग का ऑप्शन रह जाएगा। कितनों को लगता है ये कि मैंने अगर मास्टर्स या पीएचडी किया तो ओनली टीचिंग का ऑप्शन रह जाएगा? किसको इसको लगता है ये? ऐसा नहीं है। टीचिंग अगर तुम जाना चाहते हो तो बाय चॉइस ही जाओगे। और अगर तुम टीचिंग डोमेन में भी जा रहे हो और ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हो जहां पे रिसर्च होती है, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज अब्रॉड, और बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक बिट्स वगैरह हो गया, वीआईटी वगैरह हो गया, जहां पे रिसर्च अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें वहां पे स्टूडेंट्स को गाइड करना है। और वो जॉब होती है, वो कोई टीचिंग नहीं है। टीचिंग तो सिंपल ही है कि जो तुम्हें नॉलेज है वो तुम बस उनको एक्सप्लेन करके आ रहे हो, इतना सा डिफरेंस है बस। पहला चीज, एमटेक या पीएचडी करने के बाद ओनली टीचिंग इज द ऑप्शन, ये बात टोटली रॉन्ग है। दूसरा, टीचिंग का मतलब पढ़ाने से है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। बट वी आर टारगेटिंग, वी आर डिस्कसिंग द टॉप इंस्टीट्यूट्स, then only this thing is applicable. Yes. Any other query? Got your answer? Any other query? Good question. Any other query? हाँ जी। सर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ ਕਿੰਨਾ करना चाहिए? हाँ, ये प्रेजेंटेशन बंद होगी तो बीच में ये पॉइंट मिस हो गया था। एपेट जी प्लीज, आपके पास कॉइन है, एक चांस है हेड लेके आना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी ऊंची बोलो? 50% ना। 2 चांस है, बढ़ की प्रोबेबिलिटी 3 चांस है, बढ़ की प्रोबेबिलिटी। यही बेनिफिट है आपको गेट का एग्जाम थर्ड ईयर में देने के। क्या बेनिफिट है? मैंने आपको बोला था कि 3 घंटे अच्छे नहीं थे मेरी लाइफ के, 3 घंटे अच्छे नहीं थे मेरी लाइफ के। मे बी वो थर्ड ईयर के निकल जाए 3 घंटे, या मे बी वो फोर्थ ईयर के निकल जाए। और तुमने थर्ड ईयर में पेपर दिया, फोर्थ ईयर में पेपर दिया, तो तुम उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि थर्ड ईयर के बाद फाइनल ईयर में मेरे को ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो थर्ड ईयर डेफिनेटली येस यू शुड टारगेट। नाउ द पॉइंट इज कि सर 2 पेपर दें या नहीं दें, या एक ही पेपर देना चाहिए। जैसे मैंने ऑप्शन बताया आपको कि अगर तुम पहला एरोस्पेस रखते हो तो दूसरा तुम एक्सी दे सकते हो, या तुम ओनली एरोस्पेस दे सकते हो, ओनली एक्सी दे सकते हो, या ओनली मैकेनिकल दे सकते हो, या कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हो। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, जो लोग थर्ड ईयर में है, टारगेट एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर। और फाइनल ईयर भी वो बच्चे जो अब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, तो आप लोग एक्सी टारगेट करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें तुम एई के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और एक्सी के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक्सी से तुम्हें ऑप्शन ज्यादा मिलेगा। एक्सी के थ्रू तुम डाटा साइंस में भी अप्लाई कर सकते हो। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये कोई कंप्यूटर साइंस का डोमेन नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द डाटा साइंस एंड एआई कोर्सेज एक्सेप्ट सम ऑफ द आईआईटीज, जिसने कंडीशन लगाई है, लाइक आईटी रोपड़। आईटी रोपड़ में मास्टर्स में एआई के लिए कंप्यूटर साइंस में बीटेक होना चाहिए, उन्होंने कंडीशन लगा दी, बात खत्म, छोड़ो उसको। लेकिन मेजॉरिटी जगह पे तुम एलिजिबल हो। आगे की बात समझ नहीं आई? तो हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली पेपर देने चाहिए, और 2 गेट पेपर दे सकते हो, उससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं है। अगर नहीं उतना टाइम मैनेज हो पा रहा है तो तुम एक पेपर एक्सी से दे लो, तो सारे करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे की बात समझ? और
आप भी इस चीज को मानेंगे कि कोई कॉलेज के साथ कुछ हेक्टिक नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बोलोगे सर मेरे को अगर आज से स्टार्ट करना तो कितना टाइम देना पड़ेगा, जितना तुम ज्यादा दे सकते हो, अदरवाइज मिनिमम अगर तुम 3.5 से 4 घंटे अगर एक दिन में निकाल सकते हो अपनी लाइफ के लिए, तो तुम इजीली इसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बात आ गई समझ में? गॉट योर आंसर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेरी प्लीज। गर्ल्स की तरफ से कुछ नहीं आया? कोई क्वेरी? एनी अदर डाउट, एनी क्वेरी? What about the syllabus? सिलेबस फॉर This exam. एक्सी और एई? एक्सी का तो मैंने बताया ना आपको, बैठो प्लीज बैठो। ठीक है, एंड एरोस्पेस का जो अलग से होगा उसके लिए एरोस्पेस का जो अलग से उसका सिलेबस, अच्छा ठीक है, मैं उसका सिलेबस में, वैसे आप लोगों का सारा सिलेबस वही है जो आप नॉर्मली बीटेक में पढ़ते हो। आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, और आपका इसमें एक मैं वो देख रहा था, कल ही देखा था मैंने सिलेबस, आपका लिफ्टिंग से रिलेटेड है। तो वही नॉर्मल सिलेबस है जो आप अपना कॉलेज में बीटेक में पढ़ते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नया पढ़ना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फ्लाइट टेक्नोलॉजी वगैरह वो सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं नॉर्मली वही चीज़ है उसके अंदर। जबकि इस बार पिछली बार इसका सिलेबस रिवाइज हुआ है एई का, उसमें कुछ नए टॉपिक्स इन्होंने ऐड किए हैं, फ्लाइट मैकेनिज्म वगैरह से रिलेटेड वो चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं। अदरवाइज सजेशन क्यों इतना ज़्यादा 8-9 टॉपिक पढ़ने, 2 टॉपिक पढ़ो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ो और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स में मेरे को लग रहा है आप लोग थर्मल एप्लीकेशन नहीं ना पढ़ते हो, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी पढ़ते हो आप लोग? पढ़ते हो, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो सॉलिड मैकेनिक्स में स्ट्रेंथोमीटर में अगर सारा डेप्थ में नहीं पढ़ते हो ना, वाइब्रेशन नहीं पढ़ते हो, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें मेरे को लग रहा है आप लोग नॉर्मली 70% ऐसा पोर्शन होगा जो आपने बीटेक में पढ़ा होगा, 30% पोर्शन ऐसा होगा जो आप लोगों को नया पढ़ना पड़ेगा। और जो 30 मार्क्स आप लोगों के पास मैथ, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के हैं, उसमें कम से कम टारगेट करो कि मेरे को 22-25 प्लस उसी से लेने हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है, इजी होता है। तो ऐसे स्ट्रेटेजी बना के चलो, मेरे को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा स्ट्रेटेजी बना के चलो, हो जाएगा। एनीवन, एनी अदर क्वेरी? हाँ जी, मान के चलो मैं एक्सी ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? यस यस, ये मैंने आंसर किया था कि कोई भी डोमेन ऐसी नहीं है, कोई भी स्पेशलाइजेशन ऐसी नहीं है कि अगर आप गेट एक्सी में दे रहे हो और एरोस्पेस में दे रहे हो कि ये ऑप्शन मेरे को एरोस्पेस से ही मिलेगा, एक्सी से नहीं मिलेगा, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, सब मिलेगा उसके थ्रू। यस, नेक्स्ट पूछो यार, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 15-20-25 क्वेश्चन। आप बोलो सर करिए एक्सपेक्ट, जो मर्जी करिए, आपका क्या है। बट आई फाइंड दिस कॉल्ड वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुना आप लोगों ने। नॉर्मली आजकल सिचुएशंस क्या हो रही है, मैं कॉलेजेस में जा रहा हूँ, इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चा गेट वर्ड को सुनने में, लेकिन आगे लोगों ने अगर सुना है इसको, बिलीव करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा एफर्ट भी करोगे, और बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। Any other doubt? कोई और?